ठीक है, 2 बच्चे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के, कोई बात नहीं, वैसे मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रही हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा समाज पाठ्यक्रम तथा अधिगम करता, ये आपका पेपर 2 है, ठीक है। एजुकेशन, पहले तो अपनी ही बुक का टॉपिक ही समझ लो, आपका ये पेपर क्या कहता है। एजुकेशन की बात करता है, उसके बाद आगे वॉइस एजुकेशन की बात करता है, हमारी सोसाइटी की बात करता है। एक एजुकेटेड पर्सन एक सोसाइटी डेवलप करता है, बनाता है। कैसी सोसाइटी बनाता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। सोसाइटी तो वैसे भी होती है, मत पढ़ो मत पढ़ो, सोसाइटी तो वैसे भी है, बट वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी कौन बनाता है? सिविलाइज सिटीजन्स कौन होते हैं? जो एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। करिकुलम, अब हमारा जो करिकुलम है वो किस बेस पे बना हुआ है? हमारी किसी नीट के, ठीक है, पाठ्यक्रम है ना ये, कि हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट व्हेन, है ना, कब पढ़ना है। अभी मैं सोचूं कि ये प्री प्राइमरी का बच्चा है, मॉन्ट 1 का बच्चा है, और मैं इसको सब कुछ पढ़ा दूं, इज दैट पॉसिबल? वो ग्रैप से नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन भी तो जरूरी है, एक्विजिशन भी तो जरूरी है। बच्चा जब उसको समझ ही नहीं पा रहा है, जब ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो करिकुलम इज व्हाट इट इज डिसाइडेड कि हम व्हाट टू टीच एंड व्हेन टू टीच। हो गया? मैं स्टार्ट कर दूं फिर क्लास? वहां पे वही रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। चलो, तो बच्चे क्या करिकुलम क्या है कि व्हाट टू टीच एंड व्हेन टू टीच, है ना। हमें पढ़ाना क्या है और कब पढ़ाना है। सिलेबस सब में डिफरेंट होता है। गुड मॉर्निंग जी, आ जाओ। यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है कि कब पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए करिकुलम बनाया गया। फिर आपके लर्नर की बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो एजुकेशन है बच्चे, वो लर्नर बेस्ड है, लर्नर बेस्ड है। ऐसा तो है नहीं कि एजुकेशन हमारी, हम कुछ मतलब टीचर सेंटर्ड बहुत पहले हुआ करती थी, ठीक है। बहुत पहले टीचर सेंटर हुआ करती थी, उसको जो सिखाना होता था, जो टीचर्स को जो सिखाना होता था, मतलब क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा था? टीचर सेंटर्ड था। बच्चे को क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, वो बच्चे की गलती है ना। ऐसा ही था ना पहले, कि जब बच्चे को, खैर हमने भी नहीं देखा ऐसा तो, लेकिन फिर भी यही बोला जाता था कि बच्चे को नहीं आ रहा तो बच्चे की गलती है, बच्चा नहीं पढ़ता। वेयर इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये नहीं चेक किया जाता था कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। इसीलिए ये आपका सब्जेक्ट आया है, ताकि आपको बच्चों की साइकोलॉजी का पता हो, आपको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का पता हो, ठीक है, करिकुलम किस बेस पे बनाया जाता है ये पता हो, ठीक है। अब हमने बच्चे, हमने अपनी यूनिट का मैंने मार्क कर रखा है, एजुकेशन एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी जनरली टॉक अबाउट इट, कि हमारा ये एजुकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। मैं बर्थ भी नहीं कह रही, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। अभी वो फिटस है, तब भी वो कुछ सीख रहा है। वो वॉर्म में भी, मदर के वॉर्म में भी धीरे धीरे जब उसके ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, सारे बन जाते हैं, तो वो मूव करना सीखता है, ठीक है ना। मूव करना सीखता है, सब मतलब मूवमेंट उसको आ जाती है। अगर वो मूवमेंट नहीं हो तो हमें कैसा लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, है ना, कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 मंथ्स में बेबी क्या करने लग जाता है, थोड़ा बहुत हिलने डुलने लग जाता है। तो अगर वो नहीं हिलता डुलता तो हमें लगता है कि भाई हम उसका चेकअप कराएं, कोई प्रॉब्लम है कि क्या दिक्कत है ना। और रिस्पॉन्ड भी करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है। जब आप बात करो तो बेबी रिस्पॉन्ड करता है, वो आवाज नहीं आती बट उसकी मूवमेंट से रिस्पॉन्ड करता है। तो वहां से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, ठीक है।
एजुकेशन डजंट मीन कि मैं उसको अल्फाबेट सिखा रही हूँ, कोई लैंग्वेज सिखा रही हूँ, कोई कंसेप्ट सिखा रही हूँ. एजुकेशन मीन्स टू बी लर्नड, है ना. कोई भी चीज लर्न हो, है ना. कोई भी किसी ने भी कोई लर्निंग की है तो वो क्या है, एजुकेशन है. ठीक है. लेकिन जो हमारी एक्सेसिबल एजुकेशन है, अब हर पार्ट को तो हम एक्सेस नहीं करते, हमको बहुत कुछ आता है. ठीक है. एक्सेप्ट दिस, हमें बहुत सारी चीजें आती हैं बट हम उसको करते नहीं है, हम मतलब उसको एक्सेस नहीं करते. क्या पता, मतलब घर में जो हमारी मम्मियाँ हैं, है ना, जब वो कुकिंग करती हैं तो वो क्या एक्सेसिबल है. हम उनको कोई मेडल देने जाते हैं कि जी आपके इतने नंबर आए हैं, जो भी हम बोलते हैं इनफॉर्मली बोलते हैं, कभी कॉम्प्लीमेंट दे दिया, बहुत अच्छा बना है, या किसी को वो वो एक्सेसिबल नहीं है. तो एजुकेशन क्या है, जो हमने ये वाला पार्ट लिया है बच्चों के लिए, ये एक्सेसिबल है. इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, तब हम डिसाइड करते हैं ना. जब आप 10th कर लेते हो तो बोलते हैं हाई स्कूल कर लिया, है ना. 12th करते हो तो सीनियर सेकेंडरी कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, पीजी कर ली, पीएचडी कर ली, है ना. एक लेवल है ना. तो ये सारा प्रोसीजर, ये सारा प्रोसेस क्या है, हमारे डेवलपमेंट का. क्या एक जो छोटा सा बच्चा है उसकी नॉलेज एक बड़े बच्चे की, हाई स्कूल के बच्चे की, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे के बराबर है? नहीं है. तो एक ये प्रोसेस ही तो है डेवलपमेंट का. और आपको पता है कि बेटा डेवलपमेंट जो होता है, ये ग्रोथ तो एक टाइम पे रुक जाती है बट डेवलपमेंट नहीं रुकता. ग्रोथ नैरोअर होती है और डेवलपमेंट वाइडर सेंस में होता है. डेवलपमेंट जब से हम क्या होते हैं, जब से कंसीव होते हैं और टिल द डेथ वो चलता रहता है. हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना. कुछ भी, जिसका हमें पेपर देना है वो भी, जिसको नहीं एक्सेस करना है वो भी, हम सब सीखते हैं. लर्निंग हमारी चलती रहती है और उसी लर्निंग से वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट होता रहता है. उसी तरीके का डेवलपमेंट होगा. आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी दिखते हो, दैट मीन्स कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, समथिंग गुड. आप कुछ अच्छा सीख रहे हो तभी तो अच्छी पर्सनालिटी हो. अगर आप अच्छी पर्सनालिटी नहीं हो, पर्सनालिटी डजंट मीन हेयर कि आप दिखने में कैसे हो, वो तो कैरी ऑन कर लोगे आप. ठीक है. मेरे कहने का मतलब है कि आपका बिहेवियर, ठीक है, आपकी नॉलेज, ठीक है, वो पर्सनालिटी. तो वो किससे है? अगर हमारे संस्कार अच्छे होते हैं, हम अच्छे से बिहेव करते हैं तो हमें क्या बोला जाता है कि अच्छी बात है. तो ये भी एक डेवलपमेंट का प्रोसीजर है. ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. लाइफ के ईच एंड एवरी पार्ट को हमने उठा लिया कि डेवलपमेंट कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कनेक्ट करता है. ठीक है. अब थोड़ा बुक की लैंग्वेज में आ जाते हैं कि कुछ थिंकर्स ने क्या कहा है. ठीक है. कुछ थिंकर्स ने क्या कहा है. अकॉर्डिंग टू ब्राउन, ठीक है, ये रॉबर्ट ब्राउन है. ठीक है. ब्राउन लिखा हुआ है, इतना ही नाम है, कोई बात नहीं. एजुकेशन इज कॉन्शियस सेंस is a restraining process through which change is sought to be brought about in the behavior of a man and through him society is reformed. समझ आ गई बात मेरी? यहाँ पे क्या कहना चाहता है ब्राउन, क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि कॉन्शियस सेंस है बच्चे, एक होता है अनकॉन्शियस, है ना. कोई चीज हमारे माइंड में, एक कुछ बातें होते हैं हम कभी भी नहीं भूलते, पता है ना. अच्छा, एक बात मुझे बताओगे, क्लियर करोगे, हम कॉन्शियस माइंड की बातें याद रखते हैं या अनकॉन्शियस माइंड की? कौन कौन कॉन्शियस बोल रहा है और कौन कौन अनकॉन्शियस बोल रहा है? कॉन्शियस, रेज योर हैंड. रीजन पूछूंगी मैं. और अनकॉन्शियस? बाकी तीन कुछ नहीं भाई. बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, बोलो तो सही. देखो बेटा, ओपिनियन तो दोगे ना. पहले कॉन्शियस वाले अपने पॉइंट को डिफाइन करो कि कैसे आप कैसे कह सकते हो कि कॉन्शियस माइंड की बातें हमें याद रहती हैं. हम कॉन्शियसली हम जब कॉन्वर्सेशन में होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो वो हमें याद रह जाती है. अनकॉन्शियस इसलिए नहीं रहती, जैसे हम लोग सो रहे होते हैं और समटाइम्स वी हैव ड्रीम्स, तो वो हमें याद नहीं रहते वंस वी वेक अप. कॉन्शियस वाला बताओ बेटा. कॉन्शियस पे हाथ उठाया था. अच्छा, अनकॉन्शियस वाले बताओ. एक बार बात चली गई दिमाग के अंदर, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में, तो वो मतलब जिंदगी
वेरी गुड, दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। हमें बातें परमानेंटली कौन सी याद रहती है? जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है। अनकॉन्शियस डजंट मीन कि यू आर फेंट, है ना, यू आर स्लीपिंग। आर माइंड एंड हार्ट इज होल बॉडी पार्ट्स, होल सिस्टम्स आर वर्किंग, है ना, बिकॉज वी आर अलाइव, वी आर जस्ट रेस्टिंग आवर सेल्फ, है ना, हम सिर्फ सो रहे हैं, हम जिंदा तो है ना, माइंड तब भी चल रहा है, तभी हमें वो ड्रीम्स आते हैं, है ना। लेकिन वो ड्रीम्स क्या होते हैं बच्चे? ड्रीम्स देखो बहुत सारे उसके ऊपर बातें हैं। कभी कुछ होता है हम जिसको बहुत टाइम तक सोचते रहते हैं, या कुछ हमारे माइंड में बहुत पहले का रहा होता है, या कुछ जिसको बार बार सोचते हैं, वो बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो उस साइकोलॉजी में नहीं जाएंगे हम यहीं रहेंगे। ड्रीम्स जो होते हैं, हम ड्रीम्स को नहीं काउंट कर रहे, हम सिर्फ इतना काउंट कर रहे हैं कि जो बातें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक बार चली गई, दैट इज परमानेंट। हमें पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, अब ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। आज तक कोई बच्चा 2 का टेबल भूला है? ठीक है। और अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को 19 का टेबल लर्न है? नहीं, है ना, नहीं है। क्यों? क्योंकि जोर कहां तक दिया गया था? सिर्फ 12 तक, मोस्ट प्रोबेबली 15 तक होंगे, है ना, उसके बाद तो गोल होते जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में नहीं गए होते। जो बातें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं, दैट इज परमानेंट, वो स्टे हो जाती है, वहीं पर स्टे कर लेती हैं, ठीक है। बार बार रिपीटिंग करने से शुक्र। अरे मैंने चश्मा तो नहीं लगा रखा, ये कौन है? रचना मैम की क्लास क्या करके गया है? आज लाइव वाले बच्चे बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। रचना मैम, बच्चे 1 मिनट, क्या करके गए हैं ये लोग? रचना मैम की क्लास चल रही है यहाँ पे? फिर यहाँ चल रही है। हाँ, मेरी क्लास तो है नहीं, मैं खुद ढूंढ रही हूँ कि ऐसी तो नहीं हूँ मैं। मेरे रूम में रचना मैम की क्लास चल रही है। मेरे रूम में, मेरे सिस्टम पे। हाँ आ गए हैं, देख रहे हैं, पर लाइव नहीं जा रही क्लास, सिर्फ रिकॉर्ड हो रही है। चलो ठीक है। हाँ क्या बता रही थी मैं? हाँ, अनकॉन्शियस माइंड की बातें कभी भी नहीं भुलाई जाती, वो परमानेंट होती है, स्टे हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सुनने में यही लगेगा कि कॉन्शियसली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पॉइंट को डिस्क्राइब करते हो, हम बात कर रहे हैं, वी आर कॉन्शियस, है ना। अभी हमारा कौन सा माइंड वर्क कर रहा है? कॉन्शियस माइंड। लेकिन एक टाइम बाद जैसे हम कहते हैं, अच्छा तेरे से बात हुई थी, हम कुछ बात करते हैं, पता नहीं मैम ने क्या कहा था, मुझे ना याद नहीं आ रहा सही से। क्यों? क्योंकि अभी हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट ये क्या है? फॉरगेटेबल है, ठीक है। जो कॉन्शियस माइंड की बातें होती हैं वो फॉरगेटेबल होती हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। अनफॉरगेटेबल कौन सी होती है? अनकॉन्शियस माइंड की, जो हमें हमेशा याद रहता है। बेटा आपने किसी की शक्ल देख ली, ठीक है, आपको ये याद नहीं आएगा आप उससे कहाँ मिले हो, क्योंकि वो बार बार रिपीट तो नहीं करा, शक्ल रिपीट हुई आपके सामने बार बार, लेकिन आप उससे किस जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं मिले ना, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो आपको उसको देख के याद आएगा, इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है। याद नहीं आएगा कहाँ देखा है, लेकिन शक्ल याद आ जाएगी, क्योंकि शक्ल की जो इमेज बनी हुई है, उसके फेस की इमेज जो बनी हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपकी क्लास थोड़ा बच्चे लेट लाइव स्टार्ट हुई है, ठीक है।
नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आज की मेरी क्लास ही गई। चलो कोई बात नहीं। तो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे उसकी इमेज चली गई फेस की। अब जैसे आप सब बच्चे हो, ठीक है, आपके नाम पूछ लिए मैंने, हम रोज नहीं मिलते, किसी का अभी मुझे नहीं, बाकी ये दो जो दोनों पुराने ना, इन्होंने अपना नाम बताया था बट मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो क्यों याद नहीं है? क्योंकि मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर रही, लेकिन हाँ मेरे को शक्ल देखते याद आ जाएगा कि हाँ ये दोनों बच्चे मेरे पुराने हैं, ठीक है, ये 2 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। अब आप सबकी शक्लें देख ली, नेक्स्ट क्लास में आपको कोई और बच्चा ऐड होता है तो आप लोग सब याद रह जाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम फेस बार बार देख रहे हैं। आप मेरा नाम भूल सकते हो मे बी आगे जाके बहुत टाइम बाद कि नहीं मैम थी, हमें पेपर 2 पढ़ाती थी, पर शक्ल देखते हाँ यही मैम थी, ठीक है ना। तो ये जो पिक्चर बनी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बनी। तो ध्यान रखना, जो अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी प्रोसेसेस जाते हैं वो अनफॉरगेटेबल होते हैं, वाइल दोज आर रिस्टोर्ड इन कॉन्शियस माइंड, वो हम एक टाइम के बाद भूल जाते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, नाम से कंफ्यूजन है। अब वो कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड में हमारा मतलब एजुकेशन क्या है? कॉन्शियस है, तभी तो हम अपने आंसर्स भूलते हैं बेटा, नहीं तो फिर तो कंप्यूटर है, एक बार पढ़ लो फिर लिख दो। तभी तो इतनी टफ है ना स्टडीज, कि रोज रिवाइज करना है, रोज पढ़ना है, कॉन्शियसली तो पढ़ रहे हैं, सोते हुए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो कभी भी नहीं भूलते होगे तुम। प्लस करना भूले, डिवाइड करना भूले, नहीं भूले, क्योंकि वो प्रैक्टिस है। हम मैथ्स जल्दी नहीं भूलते, वाइल जो हमने हिस्ट्री के आंसर्स लर्न कर रखे होंगे किसी को याद नहीं होंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 सबने पढ़ा होगा, अभी रीजंस पूछ लूं, क्या याद है आप लोगों को कि क्यों हुआ था और हम क्यों हार गए थे, कौन कौन कहां से आया था? नहीं है, लेकिन हाँ याद जरूर है कि एक था तो सही, है ना। तो वो कहते हैं कि इज रिट्रेनिंग प्रोसेस थ्रू विच द चेंज इज सॉट टू बी ब्रॉट। चेंज आता है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई, हमारे थिंकिंग में, हमारे बिहेवियर में, जब हम कुछ लर्न कर रहे हैं या उससे ग्रेस्प की हुई नॉलेज से हमारे अंदर चेंज आता है, ठीक है। वो चेंज आएगा ब्रॉट इन द बिहेवियर, हमारे बिहेवियर में। मैंने बोला यू शुड आस्क व्हाइल कम टू द क्लास, ठीक है। बच्चे क्या बोलते हैं? मैडम मे आई कम इन। हम उनको बोलते हैं बच्चे नहीं ये क्या होता है, नीचे करो, मे आई कम इन, है ना। मे आई गो टू वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक फॉर वाटर। बच्चे उल्टे सीधे सेंटेंस बोलते हैं, हम उनको फिर अच्छा सिखाते हैं, हम पूछते हैं कि बच्चे ये बोलो, मे क्वेंच माई थर्स्ट, है ना। हम उसको एक नया वर्ड सिखाते हैं, है ना। मे आई गो टू टॉयलेट, बच्चे ऐसे पूछते हैं ना। वॉशरूम, हम उनको क्या सिखाते हैं? मे आई गो टू रेस्ट रूम, मे आई गो फॉर कन्वीनियंस, है ना। ऐसे सेंटेंस सिखाते हैं तो वो उनके बिहेवियर में ऐड हो गए। छोटे बच्चों को हम छोटी छोटी बातें सिखाते हैं ना, परमिशन लेना, हम आप लोगों का आंसर मैं बैठे बैठे सुन लूंगी, लेकिन वही एक छोटे बच्चों का क्लासरूम में मैं कहूंगी स्टैंड अप, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप एंड स्पीक योर आंसर, है ना। आपने हैंड रेज इतना सा कर दिया, मैं छोटे बच्चों के क्लासरूम में अगर मैं हूं तो मैं कहूंगी रेज योर हैंड, वो इतना करे, बच्चे रेज योर हैंड, है ना। उसको पता होना चाहिए कि रेजिंग मीन्स व्हाट, रेस का मतलब ऐसे नहीं कर देना। तो वो सब डिफरेंसेस हम कब सिखाते हैं? छोटे छोटे से। और फिर एक पर्सनालिटी जब हम बन जाते हैं बड़े होके, तो हमारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बच्चा घर से उठ करके आता है, ठीक है, हम उसको बताते हैं ऐसे बैठना है, ऐसे परमिशन लेनी है, क्लासरूम में ऐसे नहीं बैठना, सारी बातें सिखाई जाती है ना। सिखाया जाता है ना कि आपको क्लासरूम में ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, मारना नहीं है, नोटबुक ढंग से रखनी है, अपना लंच कैसे करना है, सारी बातें सिखाई जाती है ना। तो ये सब हमारे बिहेवियर में चेंज ही तो लाता है। लाइक वाइज एजुकेशन लाती है, ठीक है। जैसे ये बिहेवियर पैटर्न है, लाइक वाइज एजुकेशन लाती है। हमारे जो एजुकेशन से कंसेप्ट्स बन गए, है ना, वही एक हमारी पर्सनैलिटी का हम पार्ट होते हैं, उसी टाइप की पर्सनैलिटी का। जिस जिस बात को हमें ठीक लगती है वो ग्रैप्स करते जाते हैं। बातें तो बहुत सारी कही होती है, ठीक है। और फिर वो क्या होते हैं कि फिर उससे जब एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनती है, एक सोसाइटी फॉर्म हो जाती है। अब आप देखोगे बेटा, जहां पे ना एजुकेटेड लोग रहते हैं, ठीक है, वो सोसाइटी, और जहां पे इलिटरेट पीपल रहते हैं, अनएजुकेटेड लोग रहते हैं,
अनएजुकेटेड को मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, पर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमें मैनर्स भी आते हैं, ठीक है, बात को कहां तक पकड़ना है, कहां पे छोड़ देना है, ये भी आता है। क्लासरूम में बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, आप लोग बड़े होकर के आए हो, एक टाइम वो भी रहा होगा जब आप छोटे थे, जब छोटे छोटे बिल्कुल छोटे, तो क्या होता था, ये देख रहा है, वो देख रहा है, उसकी पेंसिल चाहिए, ये चाहिए, है ना। छोटे बच्चों को इवन ये भी होता है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई ना तो वो उठा भी लेते हैं। वो उनको चोरी नहीं लगती, उनको पता ही नहीं होता चोरी है क्या, है ना। उनको तो हम बताते ना कि बेटा किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं लेते, लेकिन अगर उनको कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वो क्या क्या लगता है उनको कि ये अच्छा है तो ये मेरा है, जो पसंद आया वो मेरा है ना। वो उठा लिया, रख लिया अपने बैग में, उठा के छुपा के रख लिया, है ना। देखते हैं ना, मम्मी की कोई चीज़ उठाई, छुपा के रख ली, है ना। अभी भी करते होगे, अब तो दूसरी चीज़ें करते होगे दूसरी कोई चीज़ हो गई, सपोज कोई मम्मा का लिप ग्लॉस पसंद आ गया, मम्मा ने नहीं देना, उठा के बैग में ढूंढते रहो, और फिर बोल दो अब ढूंढ लेना मम्मा, मेरे पास है, मैं नहीं दूंगी, है ना। तो वो तो खैर, ये तो खैर मजाक की बात है बेटा, लेकिन फिर हमने उसको क्या सिखाया, मैनर्स सिखाए कि नहीं ऐसा नहीं करना है, किसी दूसरे की चीज़ बिना पूछे नहीं उठानी। अब ये मैनर्स जो हैं, रिकॉर्ड हो रही है सिर्फ अब ये जो मैनर्स हैं बेटा, ये मैनर्स क्या हैं, हमारे किससे आ रहे हैं, एजुकेशन से आ रहे हैं, एक हम एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो एजुकेटेड सोसाइटीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, एजुकेटेड सोसाइटी एक अलग तरीके से, वहाँ पे आपने देखा है कि बात, आपने वहाँ पे कभी देखा है छज्जे से खड़े होकर के पागलों की तरह लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं देखा ना। जो अच्छी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे ऐसे देखा है, वहाँ पे अगर लड़ाई होती है तो भी क्या बात कहते हैं कि प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज, है ना। और यहाँ पे शर्ट उतार के फाड़ देंगे, पहले मार देंगे। ये भी लर्निंग है, ये भी एजुकेशन का पार्ट है, हाउ यू प्रिटेंड योर सेल्फ। कभी देखा है कि बाहर जाते ही एक को जरा सा धक्का लगा तो बोलते हैं उसने, एक ने तो सॉरी नहीं बोला धक्का मार के, वो उसकी एजुकेशन का पार्ट है, ठीक है। और एक को जरा सा धक्का लगा तो उसने क्या कर दिया, जैसे सपोज उसने सॉरी बोला, ठीक है, और दूसरे वाले ने भी क्या कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है। लाइव नहीं हो रही आज मेरी क्लास, इतनी देर से चल रही हूँ, ठीक है, लाइव नहीं है, रिकॉर्ड है सिर्फ, ठीक है। तो ये फिर एक सोसाइटी फॉर्म करती है एजुकेशन, एजुकेटेड सोसाइटी बोलते हैं ना, ठीक है। जैसे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, 1885 को, ठीक है। फर्स्ट इसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, ऑप्शन दो, कैलकाटा, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ। भाई बाकी के बच्चे यहाँ पे भंडारा लेने नहीं आए हैं, जवाब दो। हाँ, मुंबई। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुंबई में हुई थी, और दिस 72 डेलीगेट्स थे। अब ये डेलीगेट्स कौन थे, एजुकेटेड पीपल जी, जिनको हम हाईली एजुकेटेड मानते थे, है ना। उन्हीं को तो कोई काम सौंपेंगे। आपको लगता होगा कि मैं पढ़ा सकती हूँ तो मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई हूँ, ठीक है। अभी मैं किसी को भी यहाँ पे खड़ा कर दूँ तो क्या पढ़ लोगे आप पढ़ लोगे, आपको नहीं जजमेंट होगी कि हमारे टीचर को आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। तो ऐसी सोसाइटी, एजुकेटेड सोसाइटी, जो बिहेवियर में, जो किसी मैन के बिहेवियर में, किसी चाइल्ड के बिहेवियर में, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर में चेंज करके लाती है, वो एक सोसाइटी डेवलप कर देती है, एक अलग तरीके की सोसाइटी डेवलप कर देती है। बात क्लियर है, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर हेंडरसन क्या कहते हैं, ये कहते हैं इज ऑफ द व्यू दैट एम of education is to hand down the social heritage of one generation to the next, social heritage of one generation to the next। इसी लाइन को समझो बेटा कि
क्या हुआ, बहुत भागते हुए आ रहे हो? सांस ले लो, कोई बात नहीं। सोशल हेरिटेज, अब बच्चे जो हमारे ये मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारा हेरिटेज कल्चर है जो, है ना, जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो हमारे क्या है, हेरिटेज है, ठीक है ना। तो ये जो सोशल हेरिटेज है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना, वो कल्चरल है, ठीक है। सोशल क्या हो गए कि हमने एक अपने कस्टम्स को दूसरी जनरेशन तक पहुंचाया। अच्छा, क्या सारे बच्चे, आप लोग सारे बच्चे एक जैसा बिहेवियर करते होगे? किसी की फैमिली में होगा कि शूज को बाहर उतार के आना है, किसी की फैमिली में मम्मी, बच्चा उठ के खाना मांग रहा है कि मम्मी कुछ दे दो, भूख लग रही है, भाई नहा के आजा, बिना नहाए नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी की मम्मी लाके दे देती हैं, बिना नहाए भी खा लेता है, ठीक है। मैं एक जर्नल एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। किसी के घर में ऐसा है कि आपको पहले प्रे करनी है ना, पहले प्रे करनी है, नहाना है, प्रे करनी है, भोग लगाना है, फिर खाना मिलेगा, है ना। और किसी के घर में ऐसा है, बेड पे बैठे है, खाना मिल गया है, अब तू नहाइयो, बाद में कुछ काम बाद में करियो। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो सोशल हेरिटेज पहुंच रहा है, जो बातें पहुंच रही हैं, या जो हमने अपना टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, अपनी टाइप ऑफ लिविंग है, बिहेवियर है, जो सेव करके रखा है, जो दूसरी जनरेशन तक पहुंच रहा है, वो कैसे पहुंच रहा है? कल्चर के थ्रू। हमारी हिस्ट्री की बुक क्या बताती है? हमारी हिस्ट्री यही बताती है कि हम पहले कैसे हुआ करते थे, आज हम कैसे हैं। हर एक एरा में जो भी यहाँ पर एक्सप्लोरर्स या ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में, उन्होंने अपना एक एक अकाउंट लिखा है, यानी कि एक बुक लिखी है, उस टाइम के एरा के बारे में बताया है कि उस समय भारत कैसा हुआ करता था, है ना। मेगास्थीन ने इंडिका लिखी, है ना, तो इंडिका में बताया गया। और एक और ट्रैवलर, मेरे को नाम नहीं याद रहा, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने भी एक अकाउंट लिखा जिसमें उन्होंने सारे सी रूट्स के बारे में बताया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा बेटा। नहीं, फर्दिनैंद ने नहीं, एरिस्टोटल बेटा वो एक्सप्लोरर थोड़ी ना थे, वो तो थिंकर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब ये सब क्या बता रहे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे सोशल हेरिटेज पहुंचेगा, ठीक है। दैट विल ओनली मीन इन प्रेजुडाइज ऑफ द पास्ट, है ना। अब पास्ट के हमारे जो, अच्छा हम कहते हैं कि किसी किसी बात को हम प्रेजुडाइसेस भी मानते हैं, है ना, कि भाई ये कुछ पहले से ऐसा, जो पास्ट के प्रेजुडाइसेस थे, कई सारी बातें हो सकती हैं कि इनको, कई बार आपने सुना होगा कि आप ये मान लो, क्या नाम है, विडो लेडी के बारे में, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, कॉम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, दीज ऑल आर प्रेजुडाइसेस, है ना, बेकार की बातें हैं, सब कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन है, किसी के जाने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये पास के प्रेजुडाइसेस, ठीक है। और इफ एजुकेशन एम्स ओनली एट द डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, इट वॉयलेट्स द टेंट्स ऑफ द सोशल हेरिटेज। अगर हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किस लिए पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं कि प्रोस्पेरिटी, पैसा कमाओ, ये करो, तो हम उसके बीच में क्या वॉयलेट कर रहे हैं, उसके सोशल हेरिटेज को वॉयलेट कर रहे हैं। हम उसे सिखा नहीं रहे, हम उसे मशीन बना रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ उसे क्या बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं। बट इफ द एजुकेशन इंडीड अ डेवलपमेंट प्रोसेस, अगर हम उसे डेवलपमेंट प्रोसेस मान के चलते हैं, इट विल बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाइज मैन एंड वुमेन। ये बात मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये लाइन क्लियर हो रही होगी। ओनली देन इट विल बी द राइट एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस शुड बी राइट, है ना। आप लोगों को, हमें टीचर बनने से पहले खुद क्यों पढ़ना पड़ता है, कि हम आपके पास जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं वो करेक्ट वे में हो, आपको बातों को समझना सिखाएं, आपको सेंस सिखाएं कि आप कैसे परसीव से बच्चे को देखेंगे। आपको जो लर्निंग करानी है वो सिर्फ मार्क्स के लिए करानी है या उसकी एक्चुअल में डेवलपमेंट के लिए करानी है ना। लाइक
विच मूवी? आई थिंक यू कैन आंसर. थ्री इडियट्स. तारे जमीन पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड है, ठीक है, कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, है ना. जिस वो लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बताई गई है कि अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा. ये बात बेटा, अगर आपके क्लासरूम में एक बच्चा बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड है, बहुत ज़्यादा इधर उधर देखता है या बात नहीं करता है या इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, इट डजंट मीन कि वो शरारती है, वो बदतमीज़ है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. अगर मैं आपको अपनी क्लास में इन्वॉल्व ना कर पाऊं, अगर मैं आपको यहाँ पे एक बोरिंग सा लेक्चर दे करके सिर्फ बुक रीड करके चली जाऊं, तो नेक्स्ट क्लास में आप नहीं आओगे. कहोगे ये तो हम खुद भी पढ़ लेंगे, वहाँ क्यों जाएंगे सुबह उठ करके, वो भी संडे वाले दिन, है ना. क्यों आओगे जी? नहीं आओगे. अगर आपको एक्सप्लेन करके कुछ मिल रहा होगा तभी आओगे ना, आपका इंटरेस्ट डेवलप किया. नहीं तो अभी और भर जाती है ना जब बेटा ये क्लास, तो अगर बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते तो बात करते रहते हैं, टीचर बोलते रहते हैं. ये तो तुमने अपने क्लासरूम में भी देखा होगा, तुम खुद भी करते रहोगे. जो टीचर तुम्हें समझ में आते होंगे उनकी बात सुनते होगे, जिनकी नहीं समझ में आते होगी धीरे धीरे लगे रहते होगे, है ना. सबने किया है, इसमें कोई वो नहीं, हम भी करते थे. तो ये कब होता है? या तो टीचर का लेक्चर ऐसा है तो फिर तो पूरी क्लास इनडिसिप्लिन है. लेकिन अगर एक दो बच्चा इनडिसिप्लिन है, दिस मीन्स कि देयर इज समथिंग, कुछ है, कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ रहा, तो हमें डायग्नोस करना है. ये तारे जमीन पे थी. लेकिन थ्री इडियट्स क्या थी? थ्री इडियट्स थी कि भाई आप कितने अटेम्प्ट देते ना इंजीनियरिंग के, लेकिन इंजीनियर एक्चुअल वाला कौन होता है? आमिर. बाकी के दो का तो अलग होता है ना, एक तो जबरदस्ती इंजीनियर बनाया जा रहा होता है. अगर मुझे कोई कहता कि मैम आप ना स्पोर्ट पर्सन बन जाओ, भैया मैं इतनी घटिया बनती ना कि आप सोच भी नहीं सकते. मतलब मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सारा टाइम कूदते रहो, ठीक है. एक का इंटरेस्ट है कि बुक में पढ़ के उसे बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, तो वो वही करेगा. जैसे मुझे भी हर बच्चे को एक एक टाइटल मिला होता है ना स्कूल में, तो मुझे किताबी कीड़े का टाइटल मिला हुआ था. हाँ, मुझे यही टाइटल मिला हुआ था. तो वो क्या था, क्यों? क्योंकि टीचर गई, भैया काम मिला है, सब कह रहे ओ चल यहाँ मैं लग गई, रुक जा अभी मैं कर लूँ, तब चल रही हूँ, चल ना, खींच खींच के. मैंने कहा रुक जा ना पागल, ये काम कंप्लीट कर लूँ. तो फ्रेंड्स ने क्या देखा कि भैया इसको तो कुछ पागल वागल है, ये इसको सिरड़ है, ठीक है, अपने काम करने की. तो मेरे को लगता था कि भैया मैं इतनी जल्दी काम कंप्लीट कर लूँ कि मैं घर पे जा सारा दिन खेलूँ. वो काम भी मैं क्यों करती थी? सारा दिन मुझे खेलना होता था. लेकिन कब? पहले अपने काम को करने के बाद. अगर कोई टेस्ट है, अगर कुछ भी है, तो सबसे पहले वो कर लिया, पहले खत्म किया, उसके बाद तो फिर मेरे से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं, फिर तो मैं सारा दिन खेलती रहती थी. लेकिन बेटा ये क्या है? अपने इंटरेस्ट की बात है, मैं आपको सिर्फ इंटरेस्ट की बात बोल रही हूँ. इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, ठीक है. तो वो यहाँ पर क्या है कि हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन राइट कब होती है? जब हम उसका कोई इंटरेस्ट डेवलप करवा पाए, जब हम उसे पढ़ने की चाह जगा पाए. ये जो प्रॉब्लम आती है ना, 9-10 के बच्चे नहीं पढ़ते, या तो हम उसको पढ़ने के तरफ अट्रैक्ट कर पाए हैं तो वो बच्चे पढ़ पाते हैं, जिनका ध्यान कहीं और इंटरेस्ट में चला गया फिर वो नहीं पढ़ पाते, ठीक है ना. तो राइट एजुकेशन ये है कि हम बच्चे का इन्वॉल्वमेंट 100% लें, ये हेडरसन कहते हैं, ठीक है. द व्यू हैज बीन अफर्म्ड बाय द फिलोसोफर ऑफ एजुकेशनिस्ट, दिस इज ट्रू स्पिरिट ऑफ एजुकेशन. यही एजुकेशन है, ठीक है. जब आप उसमें घुस गए हो, जब आपको मजा आने लगे, आप समझने लगो, उसको प्रूव करने लगो, है ना, उसको अपने बिहेवियर में ले आओ, ठीक है. तो यही इम्पार्टिंग है एजुकेशन की. फिर अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अच्छा कौटिल्य कौन है? कौटिल्य का दूसरा नाम बताओ. दूसरा वाला बता दूंगी ना तो सारे बता दोगे, सब जानते हो. यस, चाणक्य.
कौटिल्य कौन है? चाणक्य। ठीक है, एजुकेशन टीचेस अ मैन, ये बहुत छोटी सी बात कही है लेकिन इनकी डेफिनेशन लर्न कर लेना। एजुकेशन टीचेस अ मैन टू बिकम अ नोबल सिटीजन एंड इम्ब्यूज हिज हार्ट विद लव फॉर नेचर एंड मैनकाइंड। बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा, जो ना वैसे तो माना जाता है, ऐसा हम मानते हैं, हम एजुकेट होते हैं तो हमें ये बताया जाता है, क्लासरूम में भी बताया जाता है, डोंट हर्ट डोंट हेट, है ना, हमें ये सब बातें बताई जाती है ना। तो हम एक ऐसा बिहेवियर सीखते हैं कि हमें फाइट नहीं करनी है, हमें अच्छे से पेश आना है, हमें शेयर करना है, शेयरिंग इज केयरिंग, ऐसा सिखाया जाता है ना। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, कुछ अपना सामान दे देंगे, कहेंगे शेयरिंग इज केयरिंग, और फिर थैंक यू बोलेंगे, है ना, कोई भी आपकी चीज़ देंगे तो पूछेंगे। तो वो सब मैनर्स, आपको सच्ची सच्ची बात बताऊं, एक छोटे बच्चे से मिलो, उसकी कंपनी लो, ठीक है, आप देखना जो स्कूल गोइंग हो, मॉन्ट 1 मॉन्ट 2 फर्स्ट, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैनर्स होते हैं। ठीक है, वो टीचर के जाते ही वो कूदना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैनर्स बहुत होते हैं कि हमें मतलब सारे बच्चे तो देखो, एक्सेप्शंस हर जगह होती है, कुछ सीखते हैं, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है। आप 5 घंटे स्कूल में रह करके सारे बिहेवियर नहीं सीख सकते अनटिल एंड अनलेस आपके घर में वो फॉलो ना होते हो। घर में तो कह रहे बोल दे मार दे इसके, तो कहाँ से सीखेगा वो कि मत मारो? घर में भी वही फॉलो होना चाहिए। तो उनके अंदर बड़े एडिकेट्स होते हैं, वो आपकी कोई चीज देंगे ना, और बिना पूछे तो हिलेंगे भी नहीं, बिना पूछे हिलेंगे भी नहीं। अगर आपने बोल दिया यू शुड क्वाइट इन द क्लास, तो वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे। पुट योर फिंगर ऑन योर माउथ, ऐसे ही रहेगा, हिलेंगे नहीं, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ये बिहेवियर बच्चे देख के बता रही हूं मैं आपको, ठीक है ना। यही हम बड़ों को कह दो, मैं तुम्हें कह दूं बैठ जाओगे ऐसे, कोई नहीं बैठेगा। थोड़ी देर कहोगे मैम, चलो मेरी एक बार को रिस्पेक्ट करके रख भी ली तो कहोगे मैम क्या, आधी बार तो शर्म आ जाएगी, है ना। तो बेटा ये जो कौटिल्य जी कहते हैं, ये कहते हैं कि नोबल सिटीजन एजुकेशन बनाती है, आप सिटीजन हो। अच्छा, आपने कभी देखा है, वैसे हर किसी से नहीं, लेकिन हम कभी ऐसा मान के चलते हैं, जैसे हम किसी रिक्शा पुलर के पास जा रहे हैं, वो 1 मिनट में एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना नहीं आता। हमें अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं तो क्या बोला जाता है? कंट्रोल। इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करो, बताया जाता है ना, सिखाया जाता है ना। बेटा अगर ऐसा ही देखो, एजुकेशन क्या थी, अगर हम क्या हम सोच सकते कोई डेफ एंड डम बहुत अच्छा इतनी सारी बुक लिख देगा? लुइस ब्रेले, ब्लाइंड हिमसेल्फ, है ना, ब्रेले स्क्रिप्ट उन्हीं ने इन्वेंट करी। एक टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी आंखें खराब थी, ठीक है, वो ब्लाइंड थे, उन्होंने ब्रेले स्क्रिप्ट इन्वेंट कर दी। किस लिए? उनको लगा ना कि सबको पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। पैरा ओलंपिक होते हैं, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स क्या होते हैं? एक होते हैं ओलंपिक्स, एक होते हैं पैरा ओलंपिक्स। क्या होते हैं पैरा ओलंपिक? जो आपके कैसे होते हैं, हाँ, डिसेबल वर्ड नहीं यूज करते, क्या बोलते हैं? दिव्यांग, ठीक है। ये लोगों को क्या ये लोग रेस करते हैं किस उस पे? अपनी उनकी एनर्जी को इतना मोटिवेट किया गया होता है, उनको सिखाया गया होता है कि आप लोगों से डिफरेंट तो हो पर कम नहीं हो। ये किस बात ने सिखाया? एजुकेशन ने। वहीं कहीं कोई ब्लाइंड है, जिनको मुझे खुद भी सपोज करो मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मैं आम इंसान हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, अनपढ़ हूं, तो मुझे तो ये पता है कि भाई अंधा तो देख ही नहीं सकता, कैसे पढ़ेगा कैसे लिखेगा, है ना। तो मैं तो बस कोई भी आए मैं तो ये कह रही हूँ, ये तो देख ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकता, ये कैसे करेगा, ये तो डिपेंडेंट है। मैं उसको दया भाव ये सब मतलब ऐसे ही, क्योंकि मेरे को ही नहीं पता मैं कैसे उसको डेवलप करूंगी। तो उसमें क्या है, ऐसे सिनेरियो में क्या होता है बेटा, ऐसे सिनेरियो में जब हम खुद एजुकेटेड होते हैं तभी एक हम नोबल सोसाइटी फॉर्म करते हैं। इन लोगों की स्ट्रेंथ, हेलेन केलर का नाम सुना होगा, शी वॉज डेफ, और डेफ थी तो इसलिए डम भी थी,
जिसने कभी एक शब्द ना सुना हो तो वो बोलना तो मतलब ही नहीं बनता। ब्लाइंड वो किसी डिजीज़ की वजह से हो गई थी, बट उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी, उन्होंने बुक्स लिखी। सोच के देखो, यहाँ पूरे 5 सेंसेस काम करते तब कुछ नहीं लिखते, है ना। तो ये क्या था, मोटिवेशन था। ठीक है, तो एजुकेशन इंसान को क्या बनाती है, नोबल सिटीजन बनाती है। ठीक है, तभी तो 72 डेलीगेट्स लिए गए, बाकी लोगों को क्यों नहीं लिया गया कांग्रेस बनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जब कोई बात रखनी होती है, कुछ कहना होता है, तो क्लास में हम सबसे समझदार बच्चे को बोलते थे ना, तू बोल मैम को, है ना, ऐसे बोलते थे ना। मिल्टन, ये कौन है, जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन क्या कहते हैं, आई कॉल देयर फॉर अ कंप्लीट एंड जेनरस एजुकेशन दैट विच फिट्स अ मैन टू परफॉर्म जस्टिफाई, ध्यान से सुनना, टू परफॉर्म जस्टिफाई स्किलफुली मैग्नेनिमसली एंड ऑल द ऑफिसेस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफ पीस एंड वॉर। बच्चे, इसका मतलब क्या है कि मिल्टन क्या कहते हैं कि कंप्लीट एंड जेनरस एजुकेशन कब मानी जाएगी। ठीक है, कि एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो गई, कब मानी जाएगी, तब मानी जाएगी कि जब कोई इंसान कैसे परफॉर्म करता है, जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई का मतलब क्या है कि मेरे पास अभी राइट है, ठीक है, जस्टिस का। अब मैं सोचूं कि एक बच्चा, सपोज मुझे ये बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं इसके साथ बायस्ड हो जाऊं, आपके साथ ऐसे ना रहूं बाकी बच्चों के साथ, या क्लास में एक दो बच्चों के साथ बायस्ड हो, जस्टिफिकेशन नहीं करती, ये लेट लाई तो इसके मार्क्स लगा दिए, बाकी को तो एक भी दिन नहीं दिया। ठीक है, कई होते हैं ना जस्टिफिकेशंस। तो जब मैं जस्टिफाइड बिहेवियर करने लग जाऊं, किसी के साथ बायस नहीं हूं, ठीक है, स्किलफुली वर्क करूं। स्किलफुली का मतलब है कि अब मेरा लेक्चर ही ले लो बेटा, अगर मेरी बात आप तक ना जाए, आपको क्या लिखना है आपके वोकैब्स में ऐड ऑन ना हो, then I'm not skillful teacher. What is I am imparting to you is the capability you have to write your answer, you have to add on your vocabs, है ना। Why I am standing here to add on your vocabs, you can't learn this much। आपको एक आर्ट सिखानी है ना, उस आर्ट के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आप क्या सारा क्वेश्चन लर्न करके जाओगे, पूरा रट्टा मार के जाओगे, किसी के बस की नहीं है। ठीक है, अपने अपने वर्ड्स में जस्टिफाई करोगे, पर किस बेसिस पे, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। आई एम हेयर टू फ्लोरिश दैट नॉलेज। ठीक है, कि आप उसको कैसे बिल्कुल पॉलिश्ड वे में टीचर के आगे प्रेजेंट करते हो। क्लियर हो गई मेरी बात। स्किलफुली, और क्या कहते हैं कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफ पीस एंड वॉर। बेटा, प्राइवेट एंड पब्लिक पीस एंड वॉर, कि चाहे वो अपने लिए हो चाहे पब्लिक में हो, ठीक है, अपनी एजुकेशन का यूज खुद के, अपने साथ भी तो जस्टिफिकेशन करोगे ना, अपने लिए भी तो जस्टिफाइड रहोगे कि तुम्हारे साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है वो सुनते रहोगे, या जो तुम्हें करना है वो नहीं करोगे, है ना। वो चाहे आप पब्लिक में हो, चाहे पीस में हो, चाहे वॉर में हो, ठीक है, शांति में हो या किसी ऐसी सिचुएशन में हो, आपको कैसे प्रिटेंड करना है, हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज लर्न्ड बाय एजुकेशन। इसका मतलब ये है। क्लियर हो गई। मिल्टन। अब राधा कृष्णन कमेटी क्या कहती है जी, राधा कृष्णन कैन बी समड अप एज फॉलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल हैव बिगिन टू एक्सेप्ट द व्यू ऑफ एजुकेशन शुड डेवलप अ बैलेंस्ड आउटलुक इन मैन। बैलेंस्ड आउटलुक होती है हर बात पे, जो बच्चे जिनके पास ज्ञान होता है ना, वो हर बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। वैसे गांधी जी का नाम बहुत ज़्यादा बदनाम है, ठीक है, लेकिन एज एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन जो मैंने पढ़े हैं, मैं वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन एज एन एजुकेशनिस्ट ही वॉज अ ग्रेट मैन। उन्होंने उनकी फिलॉसफी, उनकी सोच एज अ थिंकर, एजुकेशन के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, दैट इज वेरी ग्रेट, है ना। तो यहीं पे कि डेवलप बैलेंस आउटलुक, बैलेंस थे हर बात पे, इतने सारे दंगों के बाद, इतने सारे के बाद चिढ़ के नहीं पड़ते थे, अपने ऊपर कितना बड़ा कंट्रोल था,
स्वामी विवेकानंद, है ना, सुना है ना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। किसके लिए जाते थे? प्रीचर्स के लिए जाते थे, समन के लिए जाते थे, है ना, अलग अलग जगह उपदेश देने जाते थे। तो कितने समझदार, और हर टाइम कैसे रहते थे? काम, है ना, शांत, कैसा बिहेव करना है। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब देखो बेटा, समझदार तो सभी होते हैं अपने अपने तरीके से, बट अपने इमोशंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो एजुकेशन हमें सिखा देती है। हाउ टू बिहेव, हाउ टू आउटलुक, है ना, हाउ टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ, कि किस बात पे कितना रिएक्ट करना है ना, ये चीज़ें हमें आ जाती हैं। Together with the mental training, it should develop a power of imagination and chastens his sensibilities. समझ आ गई ये बात? बताती हूँ। वो कह रहे हैं कि मेंटल ट्रेनिंग जो है, इमेजिनेशन पावर, ये देखो हमें बहुत सारी टास्क दी जाती है स्कूल में, ठीक है, क्रिएट, कई बार हमें पोम लिखने को दी जाती है, कोई प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है, क्रिएटिव थिंग्स दी जाती हैं जिसे हम क्रिएट करते हैं, इमेजिनेशन बढ़ती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें हम सर्वे खुद करते हैं, इमेजिन करते हैं, किसी चीज़ पे वर्क करते हैं, है ना। ये सब बातें हमें कब आती हैं? ऐसा माहौल मिलने से। वो कब मिलता है? एजुकेशन में मिलता है, ठीक है। ऐसे घर में तो तुमसे कोई कहता नहीं है कि कुछ सोचो, कुछ करो, घर में तो कोई टास्क नहीं मिलता तुम्हें जब तक हमारे पास प्लेटफॉर्म ना हो। इट शुड डेवलप द कीन एंड इंक्विजिटिव माइंड ऑफ मैन एंड हिज नॉलेज हार्ट, ठीक है। इंक्विजिटिव मतलब कि क्वेश्चनिंग। अच्छा, देखा है छोटे बच्चे बार बार ऐसा क्यों होता है, कब होता है, उनके पास 1000 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते रहते हैं, ठीक है। तो उनका माइंड कैसा होता है? इंक्विजिटिव होता है, ठीक है, क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक। Mind of man and his knowing heart, it should also develop awakening of conscience and searching wisdom in him. In this age of science and industry, we should keep in mind that the tree of life is absolutely unlike an iron die, ठीक है। आयरन डाई की तरह है, जैसा डालोगे वैसा बन जाएगा। आयरन डाई क्या? आयरन को आपने पिघला के उसमें डाल दिया, जो जैसा मोल्ड होगा वैसा बन जाएगा। यही मैंने बताया, जैसे जॉन लॉक ने कहा था चाइल्ड इज अ ब्लैक स्लेट, है ना। चाइल्ड को ब्लैक स्लेट बोला है उन्होंने कि आप जो दोगे वो बन जाएगा, ठीक है। एक और थिंकर ने बोला है कि आपके बच्चे को कोई एजुकेशनिस्ट बनाना है, एक सिटीजन बनाना है या चोर बनाना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपने छोटी छोटी स्टोरीज सुनी होंगी, दो सेम, एक बर्ड का, एक पैरट का, हाँ, बच्चा होता है ना। तो दोनों जो एग्स होते हैं वो इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं। एक बच्चा आश्रम में बड़ा होता है, एक तोते का बच्चा, और एक ट्री पे जिस पे रहता है उसके नीचे डाकू रहते हैं। तो वो उस तरीके की बातें सीखता है, वो उस तरीके की बातें सीखता है। तो हम हर बच्चा अपने अपने तरीके, जिसके घर में जैसी बातें होंगी आप लोग वैसे ही होंगे, मैं वैसी होंगी। मैंने आपको ये बार बार कहा है कि हम जब बाहर निकलते हैं, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग आर सेल्फ ओनली, वी आर रिप्रेजेंटिंग आर फैमिली, है ना, आर ब्रिंगिंग, कि हम कहाँ से उठ करके आए हैं, हमारी ब्रिंगिंग कैसी है, हमारी फैमिली कैसी है, मेरे बात करने का स्टाइल, मेरा आपको ट्रीट करने का स्टाइल, मेरे बिहेवियर का स्टाइल ये बताएगा कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लाइकवाइज यू, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा, अगर यहीं पर हमने कि जैसा भी बनाना चाहोगे एजुकेशन वैसा बना देती है। तभी तो हम स्कूल भेजते हैं कि अच्छी अच्छी बातें सीखे। स्कूल में कभी सुना है कि बेकार बातें सिखाई जाती हैं? स्कूल में कभी कहते हैं घर जाके मत पढ़ो? स्कूल में कभी कहते हैं मम्मी को ऐसे बोलो, पापा को ऐसे बोलो, भाई को मारो, किसी दोस्त को मार दो? क्या सिखाया जाता है? शेयरिंग सिखाई जाती है। एक दिन ऐसा लंच डे होता है, किसी किसी स्कूल में तो ऐसा कंसेप्ट भी है कि ना, जैसे छोटे छोटे क्लासरूम होते हैं, तो हर डे क्लास में 30 बच्चा तो होता ही है, ठीक है। हर डे एक पेरेंट की बारी आती है पूरे क्लासरूम का लंच बनाने के लिए, ठीक है। पूरे क्लासरूम का लंच एक पेरेंट के घर से बन के आता है, ठीक है। और बाकी 29 डेज फ्री हो गया ना वो। एक ही दिन तो मेहनत करनी है उसने, सारे बच्चों का 30 के 30 बच्चों का लंच भेजना है, ठीक है। उसको सब मिलके खाते हैं, ठीक है। इससे कल्चरल डाइवर्सिटी आती है,
पता चलता है, सपोज मैं राजस्थान की हूँ, सपोज, ठीक है, तो मैंने एक अपनी ट्रेडिशनल डिश बना के भेज दी, दाल बाटी चूरमा। अब सारे बच्चों को पता है कि चूरमा का टेस्ट कैसा होता है, दाल के साथ बाटी कैसी लगती है, घी को कैसे खाना है, ठीक है। या किसी ने छोले भटूरे बना के भेज दिए, किसी ने सैंडविचेस भेज दिए, नूडल्स तो अलाउ नहीं होते, लेकिन जंक फूड डे एक दिन जो होता है वो हो सकता है उसमें भी अलाउ हो। हर जगह का जो फूड होता है हेल्दी फूड, ठीक है, हर जगह का स्कूल में भेजा जाता है, जिससे बच्चे को सब पता चलता है कि ये खाया जाता है, इसका टेस्ट ऐसा होता है। छोटे बच्चों को हम लंच शेयर करना भी सिखाते हैं छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे क्या करते हैं, वैसे तो छोटे बच्चे अपना तो खाते नहीं, दूसरे का ही उनको पसंद आता है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि एक दिन, बाकी दिन तो फ्री है ना, बस अपने बच्चे को रेडी करके भेजना है ना, बाकी दिन फ्री है। और जब सबका खाना एक दिन भेजा जा रहा है तो उस दिन कल्चरल डाइवर्सिटी ये है कि भाई, या ऐसे जैसे केवी में, हमारे केवी में क्या होता है कि एक डे होता है जिसमें हम एक दिन बच्चों का लंच साथ में रखते हैं, सारे बच्चे लेकर के आते हैं और अपने से थोड़ा सा फालतू लेकर के आते हैं और सब साथ मिल के खाते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है। तो इससे लंच शेयर करना आता है, ठीक है। कास्टिज्म खत्म होता है, जैसे मिड डे मील से कास्टिज्म खत्म हुआ था, वहाँ पे जो वर्कर थे वो छोटी जाति बोला जाता है, ठीक है, उन लोगों को भी रखा गया था, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट पीपल को हायर किया गया था कुकिंग के लिए। तो पहले, और एक साथ सब मिल के खा रहे हैं, तो ये बात भी खत्म हो गई। नहीं तो पहले तो ये बहुत कास्टिज्म था ना, कि इसके साथ मतलब ये छोटी जाती है, जैसे भीमराव अम्बेडकर के साथ ऐसा हुआ, शेड्यूल ट्राइब्स, और ट्राइब्स के साथ नहीं, कास्ट के साथ तो बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्राइब्स के साथ भी करते हैं, उनके क्या नाम है, फेस्टिवल्स पे क्योंकि ट्राइब्स कौन होते हैं, वो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानते, उनके अपने कल्चर्स होते हैं, है ना, तो उनकी वो बने रहें, तो मतलब वो अपने तरीके के फेस्टिवल्स मना सकें, ये सब, तो ये छूट कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है ना। तो ये सब एक साथ करने के लिए, तो ये हमें कौन सिखाती है, एजुकेशन ही सिखाती है, ठीक है ना, एजुकेशन सिखाती है। इफ वी वांट टू रिमूव पॉवर्टी बाय द मीन्स ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री, वी शुड एंडीवर द रिमूव ऑफ इंटेलेक्चुअल इंफीरियरिटी थॉट्स फाइन आर्ट्स। इंटेलेक्चुअल इंफीरियरिटी का मतलब क्या है भाई, हम सबको ट्रेन कर रहे हैं, और हमें अगर अपने मतलब समाज से पॉवर्टी खत्म करनी है तो सबके पास काम होना चाहिए, है ना। इसलिए स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग का भी क्या है, प्रावधान है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपने देखा होगा, आप लोगों के पास कुकिंग सब्जेक्ट होता है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है, होम साइंस सब्जेक्ट होता है, सिलाई बुनाई कढ़ाई सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं, क्यों होते हैं, कि आप उनसे कोई स्किल सीख रहे हैं, है ना, स्किल सीख रहे हैं, और कुछ नहीं करा तो यही स्किल कर लोगे, स्किल से कमा लोगे। और ये वोकेशनल ट्रेनिंग किसका कंट्रीब्यूशन है इसके पीछे, किसने प्रपोज की थी, M.K. गांधी। महात्मा गांधी ने वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रपोज किया था कि बच्चों के पास वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो एक समय के बहुत गरीब घर से भी उठ करके आ रहे हो, तो एक समय के बाद वो अपनी अर्निंग कर सके, अपनी लाइफ को जी सके, कमा सके और खा सके। बेटा, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई जज नहीं बन सकता, लेकिन हर किसी को खाना तो खाना है ना, हर किसी को कपड़े तो पहनने हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि 1,00,000-2,00,000 वाली ड्रेसेस पहननी है, ठीक है, पर 100-500 वाली तो पहननी है, सबको पहननी है ना। तो उसके लिए तो पैसे होने चाहिए, खाने के लिए तो पैसे होने चाहिए, बेसिक नीड है ये, ठीक है ना, बेसिक नीड तो पूरी होनी चाहिए ना। इसको दिमाग में रखते हुए गांधी जी ने वोकेशनल की बात की, ठीक है। कई बार हम चाहते भी हैं, बट हमारे पास उतना पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता, है ना। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट की। तो ये सब दी गई कि अगर हम पॉवर्टी हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो बच्चों को हमें ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। Material poverty alone is not the cause of the social interest, but also those concerning in the entire human race. Aesthetic and spiritual development contribute
to the rounded personality of man. It is an art to develop man's creative aspects, inclusion. We may say that the education should help in the building of man and society. है ना, ये कीवर्ड उठा लो. अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं याद रहेगी, तब आप इसके कुछ पॉइंट्स उठा के कि एजुकेशन क्या बनाती है, मैन बनाती है, फिर सोसाइटी बनाती है. वैसे सभी यही बात कहते हुए आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है ना. इन्होंने थोड़ा एलैबोरेट कर दिया रामकृष्णन कमेटी ने, रामकृष्णन ने, ठीक है. तो जितनी डेफिनेशंस हैं ये हमारी सोसाइटी के बारे में बताती हैं कि भाई जो एजुकेशन होती है वो क्या बनाती है, वो मैन बनाती है. मैन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आदमी से नहीं है, हम भी हैं उसमें, ठीक है. एजुकेशन क्या बनाती है, मैन बनाती है, और मैन क्या बनाते हैं, टुगेदर दे फॉर्म सोसाइटी, ठीक है. पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था. पहले इंग्लिश, संस्कृत, ये सब भी नहीं पढ़ने दिया जाता था. कहते थे संस्कृत तो आदमियों का वो है, बड़ी लैंग्वेज, तो खैर देव भाषा है ये, ठीक है. और बहुत सारी भाषाएं अगर आप लोगों को पता हो तो संस्कृत से ही ओरिजिनेट हुई हैं, ठीक है. संस्कृत एक रूट लैंग्वेज है जहां से बहुत सारी भाषाएं, हाँ. तो अब जो संस्कृत है उनको लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था पहले, इंग्लिश का भी नहीं था. सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट लेडी जो जिन्होंने अपनी स्पीच किस में दी थी, इंग्लिश में दी थी, है ना. उन्होंने पढ़ा था. तो बहुत सारी, रुकैया शेखावत, ठीक है, उन्होंने अपने बारे में, रुकैया शेखावत की बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट में तुम्हें बता ही देती हूँ, लिख लेना जरा. बुक का नाम इन्होंने माई लाइफ कुछ ऐसे करके लिखी हुई है. हाँ, सुल्तानाज ड्रीम, सुल्तानाज ड्रीम इन्होंने बुक लिखी है. इसमें इन्होंने पूरी अपनी लाइफ के बारे में बताया कि कैसे माइनर सोसाइटी की थी ये, माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज का मतलब होता है कि जो लोग हमारे यहाँ पे कम संख्या में हैं, अल्पसंख्यक है ना, जैसे क्रिश्चियंस, मुस्लिम, है ना, तो माइनॉरिटीज में आते हैं. इन्होंने अपने बारे में क्या लिखा, इन्होंने सुल्तानाज ड्रीम कि जो ये करना चाहती थी और नहीं कर पाई थी. जैसे हमारे समाज में पर्दा प्रथा थी, है ना, पहले पर्दा प्रथा थी, मुंह नहीं दिखाना है, बाहर नहीं जाना है लड़कियों को. लाइकवाइज मुस्लिम में भी थी, उनके में तो अभी तक है ना, बुर्का पहने नहीं जाने देते, हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है. भले से बच्चियां चाहती हूँ कि हमें पढ़ना है, पर एट दी एंड किसका डिसीजन चलता है, फैमिली हेड का. ऐसा हमारे में भी होता है बेटा, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा छूट है, लेकिन उनको बिल्कुल भी छूट नहीं थी उस समय में, तो बिल्कुल भी नहीं थी. जो रुकैया शेखावत ने अपने ड्रीम के बारे, उस लाइफ के बारे में लिखा है जो वो लिखना चाहती हैं, और अपने समाज की कुरीतियों के बारे में बताया कि जो उन लोगों के साथ होता था, वो बातें उन्होंने पूरी उसमें डिस्क्राइब करी हैं. और एक ऐसा लैंड बताया जहाँ पे जो लड़कियां हैं ना वो बहुत पढ़ी लिखी हैं. एक ऐसा ड्रीम, वो बुक बहुत अच्छी है. वो बुक ये डिपिक्ट करती है उस समय का दर्द बताती है कि कैसे उन लोगों का जीवन था, कैसे उनकी सोसाइटी में उन लोगों को रखा जाता था. अभी तो खैर बहुत अच्छा हो गया है जो ये 3 तलाक वाला सिस्टम रिमूव हो गया, नहीं तो आप सोचो कितना इनजस्टिस है ना लेडीज के साथ. एक बात बताओ, सारे डिसीजंस आप लोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कोई राइट नहीं है. आपको पाल रही है, आपके बच्चे को पाल रही है, अपना घर छोड़ के आई है, सब कुछ आपके लिए कर रही है, आप उसको बस 3 बार तलाक बोल करके छोड़ दोगे? भाई उसकी कोई डिग्निटी नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, और उस पर से ये डर कि तुम किसी और को अपना बना लोगे. क्यों जिए वो ऐसी लाइफ? क्या गलती है? वो माइनॉरिटी में पैदा हुई, वो तुम्हारे समाज में पैदा हुई, क्या गलती है उसकी?
ये सब बेटा, और मैं ये नहीं कह रही, किसी एक समाज के नहीं कह रही, उनके समाज में ये 3 तलाक, हलाला, उल्टी सीधी बातें। हमारे समाज में सती प्रथा थी, जिसको किसने हटाया? अंग्रेजों ने और राजा राममोहन रॉय ने। ठीक है, अंग्रेजों ने एक काम लेडीज के लिए बहुत अच्छा किया था बेटा, उन्होंने सती प्रथा से जिंदा जला देना कहाँ की समझदारी है। और पहले जला दो फिर तुम उसे पूज रहे हो, जरा सा जल जाता है ना, दर्द होता है। एक वो जिंदा मार देते थे, एक वो जीते जी मार देते हैं। अब तो खैर चलो, भगवान बहुत अच्छा हुआ, उन बेचारियों का सब छूट गया, पर वो कहाँ करेंगे बेटा, अपने मम्मी पापा से भाग के तो कहीं नहीं जा सकते ना। और फिर वो लोग मारने काटने से भी नहीं डरते, बच्चे को मार दें, अगर कुछ ऐसे करे बच्चे को मार दे, क्या करेगा बच्चा? जान ही तो बचाएगा। और वो औरत जो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही है, इतनी तो तुम्हें भी होनी चाहिए कि हम ऐसे नहीं बोल सकते, ये थोड़ी सेंस। एजुकेशन आई होगी, मैं ये नहीं कह रही सारे ऐसे होंगे, देखो हमें नहीं पता, हम अंदर नहीं घुसे, सारे ऐसे नहीं होंगे, पर जो रिचुअल है ना वो माने जाते हैं, कट्टर तरीके से माने जाते हैं। डर तो फिर भी होता होगा ना, तभी तो वो बिना पूछे कुछ नहीं कर सकती, तो एक तरीके से वो गुलाम नहीं हो गई। तो रुकैया जी ने ये सारे दर्द बयान किए और एक ऐसा समाज की स्थापना की है उसमें जहां पे औरतों का राज है। और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन। हमने देखा था हमारी फर्स्ट यहाँ की दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान है ना, वो क्या थी? वो सच में एक बहुत ब्रेव लेडी थी, है ना, और कैपेबल भी थी, लेकिन उसके भाइयों को पसंद नहीं था, अपनी बहन को मार दिया था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये इस सीट पे नहीं बैठ सकती। तो बहुत है बेटा, पर ये सब चीजें कैसे रिमूव हुई हैं? अब तुम यहां पढ़ने आए हो, ठीक है, यहां पढ़ने आए हो, पर अभी हम मोस्ट प्रोबेबली हम सब जीन्स कैरी करते हैं, है ना, या मैं यहां पे पढ़ाने आई हूं, हम सब लड़कियां ही हैं, है ना, फीमेल्स हैं, लेकिन एक टाइम था क्या हमें ऐसे कपड़े अलाउ थे घरों में? हमारी मम्मियाँ या दादियों ने ऐसे कपड़े पहने हैं? नहीं पहने दिए जाते थे, उनको एक फिक्स था, ठीक है, मैं कि भाई आपने ऐसे रहना है, ये सिंबल था उनका, ठीक। तो ये एजुकेशन से ही संभव हुआ है। सोसाइटी में बहुत चेंज किसकी वजह से आया? एजुकेशन से। तो ये एजुकेशन ने हमारी पूरी सोसाइटी में एक ड्रास्टिक चेंज लाया है, सोसाइटी को सिविलाइज्ड बना दिया है। नीड ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग इन ह्यूमन सोसाइटीज। बेटा ह्यूमन सोसाइटीज में यही सारी नीड है जो हमने बात करी कि कंडीशन फॉर सोशल चेंज है कि हमें ये सोशल चेंज के लिए एजुकेटेड होना चाहिए, हमें एजुकेशन एज एन आउटकम ऑफ सोशल चेंज, आउटकम भी हमारा सोशल चेंज इसी से आता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है हमारे सोशल चेंज का, आउटकम है, इंस्ट्रूमेंट है, नेसेसरी कंडीशन है अगर हमें सोसाइटी में कोई चेंज लाना है। ये सबसे बड़ी नीड है, ठीक है, इसी में से तुम्हें पॉइंट्स निकालने हैं। एजुकेशन नेसेसरी क्यों है सोशल चेंज के लिए? भाई अगर हम हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट उठाएं तब से आज तक की सिचुएशन, मैंने तो सिर्फ एक बात बताई है बेटा अपने लोगों की, हमारी कंडीशंस कितनी चेंज हो चुकी है, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती, ना मैं कर पाती, ना तुम्हें पढ़ाती, ना तुम पढ़ने आते, अगर वैसा ही होता तो, ठीक है ना, नहीं मिलते हम लोग कभी, अगर हमारी वही स्थिति रही होती तो। कहीं पे भी हमारा जो समाज है वो कैसा है? हेड कौन होता है? पुरुष प्रधान है, ठीक है, किसकी चलती है? पुरुषों की। अच्छा, हमारे इंडिया में एक और ऐसी जगह है जहां स्त्री प्रधान प्रदेश है, वहां पे लड़कियों के पैदा होने पे खुशी की जाती है। हम लोगों की सोसाइटी में क्या करते हैं, एक पहला बच्चा अगर लड़का हो गया तो एक ना स्टेटमेंट निकल करके आती है सबके पास से, चलो लड़का हो गया, चिंता खत्म। सेकंड कंसीव होता है तो क्या बोलते हैं? कुछ भी हो जाए चिंता खत्म है अब तो। क्यों भाई, क्यों खत्म है? जितने, और लड़की पहली हो जाए तो सब मनाते रहेंगे, भगवान लड़का हो जाए, भगवान लड़का हो जाए, अब लड़का दे दे, इसकी फैमिली
तुम तब क्यों नहीं कहते जब पहले से लड़का होता है भगवान लड़की दे दे, इसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। मैंने कुछ ऐसी खुद लेडीज देखी हैं, वो सेकंड बेबी बॉय चाहती हैं, सेकंड बेबी भी बॉय चाहती है अगर पहला बेबी होता है। आई डोंट नो व्हाई। मेरी खुद की चाची है, उनके साथ भी 2 लड़के हुए हैं। सेकंड हम सब बोल रहे थे कि लड़की हो, मगर मेरी चाची खुद बोल रही थी कि कुछ भी हो, और जब लड़का हो गया ना उनको जब भी कोई गम नहीं, कहने लगे अच्छा है लड़का हुआ। मेरा तो मन वो करता खुश है है। लोगों पे पंच मार दूं। मेरी कलीग भी उन्होंने भी सेम, उनके हुआ है बेबी, उन्होंने भी यही बोला था। पहल मैंने बोला, मैंने कहा आप तो एजुकेटेड हो, कह रही ये सब किताबों में सही लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ कोई बात नहीं, बड़े हो जान दे, एक भी रोटी नहीं देगा। अब भी छोटे छोटे हैं दोनों, ऐसा नहीं है, बस एक 5 साल का, एक 3 साल का। देखो बेटा, अगर कोई ऐसी बात करता है ना कि दोनों जरूरी है, तो मुझे वो बंदा ठीक लगता है। जैसे देखो, फर्स्ट बेबी कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, फर्स्ट बेबी कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान जो भी मिले, ठीक है। लेकिन अगर वो बॉय हुआ, तो जैसे तुम ये कहते हो ना कि अगर पहली बेटी हो गई तो भगवान लड़का हो जाए फैमिली पूरी हो जाएगी, ठीक है, वैसे तब भी कहना चाहिए भगवान लड़की हो जाए फैमिली पूरी हो जाएगी। तब तो तुम ये कहते हो कि नहीं जी लड़का हो जाए कोई बात नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए, लड़की हो लड़का हो, मतलब 2 बच्चे चाहिए, लड़की दोनों लड़के चल जाएंगे तुम्हें, 2 लड़कियां नहीं चल पाएंगी। और एक लड़की के लिए भी तुम ऐसे कर रहे हो, भैया कहाँ से लाओगे, फिर खरीदोगे हरियाणा की तरह। हरियाणा में रेशो क्या था, सेक्स रेशो 4 भाइयों की 1 बीवी हुआ करती थी, वो भी खरीदी हुई, अपने यहाँ की नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से खरीदी हुई, जिसको गुलाम बना के रखते थे। 4 भाइयों की 1 बीवी, भाई कितना खरीद के लाएंगे, पैसा भी तो चाहिए। एक लड़की खरीद लाए, हो गई चारों की बीवी। सही है ये? बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना। वो किसको अपना पति माने। तो मतलब ये एजुकेशन सिस्टम से ही थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है बेटा। हरियाणा, राजस्थान बहुत गलत, बहुत बेकार। ये जो सीरियल बना हुआ है आनंदी वाला, बालिका वधू, ये राजस्थान की कुप्रथा को दिखाया गया है। एक लड़की के साथ कैसा बिहेव किया जाता है और एक लड़के के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। तो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। और ये तो मैंने खुद फील किया हुआ है कि जब मेरे से ज़्यादा तकलीफ तो दूसरों को थी। मेरी बेटी हुई, सिजेरियन थी, मुझे थोड़ा टाइम लग गया रिकवर करने में। ऑपरेशन से हुई तब भी लड़की हुई। मैंने कहा तो तुम्हारे को क्या तकलीफ है, लड़की हुई, अरे लड़की हो गई तो क्या हो गया। और फिर दूसरी संतान, अब तो इसे ना लड़का दे दे, अब तो इसे लड़का दे दे। मतलब मेरे से ज़्यादा तो दुखी वो हैं कि भैया उसको लड़का। पर सच बोलूं बेटा, बीइंग ज़रूरी है। मैं ओनली चाइल्ड हूँ, ज़रूरी है भाई, ज़रूरी होता है। हमें पूरे रिश्ते जानने के लिए, समझने के लिए भाई बहन दोनों ज़रूरी होते हैं। एक कंपैटिबिलिटी जो बनती है ना, वो दोनों की तभी बनती है जब सिबलिंग, उसको भाई, उसको बहन की इज्जत करना आता है, उसको भाई को प्यार करना आता है, उसको प्रोटेक्ट करना आता है, उसको सर्व करना आता है। इस अपब्रिंगिंग से दोनों ज़रूरी है, रिश्ते ज़रूरी हैं, वो ज़रूरी है। इसको फैमिली कंप्लीशन कहते हैं। लेकिन अगर जिसके सिर्फ भाई भाई हैं दोनों, बुआ कहाँ से लाओगे। और दोनों ही फिर इस तरीके के होंगे, है ना। तो ये तब ज़रूरी है फैमिली का कंप्लीट, एक प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है। जैसे कई बार मैं भी जब थी तो मैं बाहर जाती थी, तो मुझे एक अंकल जी ने बोला, जी अकेली बच्ची हूँ, मेरे मम्मी पापा अगर घर में हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ, कोई काम है तो मैं ही जाऊँगी ना बाहर। बेटे तू रात को 9:30 बजे भी बाहर है। मैंने कहा अंकल आप काम कर दिया करो मेरा, मैं घर में बैठ जाऊँगी। सोसाइटी को बहुत दिक्कत है बेटा, ये सोसाइटी। और आज की डेट में हम लोग पढ़ के 11 बजे भी घुसते, कोई नहीं बोलता, अंदर अंदर बोलते हो। बट एजुकेशन चेंज हो गई है, तो अब कोई सामने से नहीं बोल सकता, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा राइट है, हमें कोई नहीं बोल सकता। इफ़ वी आर अर्निंग मेंबर ऑफ आवर फैमिली, और हमारा जो भी शेड्यूल है हमें कोई नहीं टोक सकता।
तो ये सब एजुकेशन से है। सोसाइटी चेंज, तो आप बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। ये 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारी नीड क्या है एजुकेशन की। बहुत सारी जो अभी एक्सप्लेनेशन दी है, ये क्वेश्चन रेडी है कि नीड क्या है सोसाइटी में, जितने एविल्स थे उनको हटाने के लिए, सोशल चेंज के लिए, एक आउटकम के लिए एक इंस्ट्रूमेंट एक है एजुकेशन, जिससे हम बदलाव कर सकते हैं। ओनली दिस। जब हम पहले क्या होता था बेटा, सेम वर्क के लिए फीमेल्स को लो वेजेस दिए जाते थे और मेल्स को हायर वेजेस दिए जाते थे। जो अभी ऑफिसेज में रूल्स बने हैं एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, पहले जो फीमेल काम करती थी उसको एक्सप्लॉयट तो करना ही करना था, आज राइट है, ठीक है। पहले हमें कोई कुछ बोल देता था तो हम चुप रहते थे कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। हम देखो अब तो तुम लोग बोलते होगे, लेकिन मैं तो हमारे टाइम में ऐसा ही था। हम सोचते थे कि कुछ बोलेंगे तो सब हमको ही ब्लेम कर देंगे कि तेरी गलती होगी, तूने ही कुछ किया होगा, है ना। कोई कुछ बोल रहा है और कोई अगर एक बात भी कर ले तो हमें लगता था कि भाई कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। बट आज की सोसाइटी में ऐसा नहीं है, हम हमेशा गलत नहीं सोचते। आज तो इतना गलत नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से चेंज हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से। तो बहुत सारे जो आपके अराउंड है ना, वो सारे एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर देना, एक बारी रीड कर लेना फिर एक्सप्लेन कर देना। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, जब वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है एजुकेशन, जब किसकी तरह काम कर रही है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है, तब वो कैसे काम कर रही है, इटर्नल वैल्यूज को स्टेबलाइज कर देती है। एजुकेशन सोसाइटी की नीड्स को कंप्लीट करती है बेटा, कैसे, प्रोपोगेट्स दोज आइडियाज विच प्रमोट सोशल चेंज, ऐसे आइडियाज को, सोशल चेंज जहाँ पे भी सही चीज़ें हो, जहाँ पे भी जो भी चीज़ सही हो उसको प्रमोट करती है एजुकेशन, गलत बातों को प्रमोशन नहीं देती, ठीक है। स्पेशल प्रोसेस है जिससे हम सोसाइटी को मोल्ड कर सकते हैं। अगर मैं आपको कोई बात समझा रही हूँ, हम एजुकेटेड है तो हम चिल्ड्रन को उसी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, है ना। एक एजुकेशन से ही, देखो बेटा, थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सबने सुना है। अच्छा, उनके बारे में एक बात कोई जानता है, कैसे थे वो? बेकार थे पढ़ने में, बहुत बेकार थे, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, ठीक है। और उनकी मदर को बुला करके उनके हाथ में एक लेटर थमाया गया था कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है और हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पीछे है, ठीक। थॉमस अल्वा एडिसन को ये पढ़ना भी नहीं आता था। ही आस्क्ड हिज मदर कि व्हाट हैज रिटन इन दिस लेटर। हिज मदर सेड कि उन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ पे आपका बच्चा बहुत होशियार है, हमारे यहाँ पे इतने कैपेबल टीचर्स नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, तो इसलिए आपका बच्चा हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आपका बच्चा बहुत समझदार है। एक ये छोटी सी बात ने उनको साइंटिस्ट बना दिया और उनकी मदर ने उन्हें तब तक पढ़ाया जब तक उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं कर ली, तब तक ट्रेन किया। तो ये बात मैंने आपको इसलिए सिखाई कि जब आप टीचर बनोगे ना, जब आप टीचर बन जाओ तो किसी बच्चे से ना हारना मत। आपकी क्लास में इन्हीं सब बातों से कौन सी एजुकेशन आई, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब स्पेशल स्कूल्स में नहीं भेजे जाते बच्चे, ऑटिज्म का बच्चा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हमारे साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं अनटिल एंड अनलेस वो डेफ ना हो या डम ना हो या ब्लाइंड ना हो, ठीक है, क्योंकि उनके लिए अलग बुक्स चाहिए। लेकिन डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हमारे साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं और उनको सिखाया जाता है कि हमको सिखाया जाता है कि हमें उनके साथ कैसा बिहेवियर करना है। क्यों सिखाया जाता है? एजुकेशन इंक्लूसिव आई, धीरे 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 धीरे
हमें जो जो बातें पता चलती गई वो आई। जैसे अब NEP 2020 आ गई है, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन नहीं पूरी करी, ठीक है, 3 साल की, तो आपको अंडर ग्रेजुएट मान के कुछ भी नहीं मिलता था, एक सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता था अगर आपने 2 साल पढ़ाई कर ली और तीसरा साल छूट गया, ठीक है। आपको 12th तक का ही माना जाता था, कुछ मिलता था नहीं। वैलिडिटी थी आपकी रिपोर्ट कार्ड की, नहीं। बट अब जो कॉलेज आपका 4 इयर्स का है उसमें आपको डिग्री 4 ईयर बाद मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, ताकि आप खुद को प्रूव कर सको कि हम इतना पढ़े हैं, जो हमने 1-2 साल लगाए हैं वो इतना तो हम पढ़े हैं। समझ आ रहे हैं? 2 साल बर्बाद नहीं हुए हैं, बात समझ रहे हो? ठीक है ना। तो ये हमें ज़रूरत लगी तभी तो ये चेंज आया NEP 2020 में। बहुत सारी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी है ना, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये कैसे इटर्नल वैल्यूज को करती है? इटर्नल वैल्यूज प्रमोट देयर नॉलेज एंड कीप फेथ इन दीज वैल्यूज इन स्पाइट ऑफ सोशल चेंजेस। इटर्नल वैल्यूज आर मोरल एंड स्पिरिचुअल इन नेचर। इटर्नल जो हमारे अंदर से आती है, ठीक है। मोरल बिहेवियर सिखाते हैं। एक मोरल वैल्यूज़ की बुक भी होती है स्कूल में, जिसमें कहानियाँ होती हैं अच्छी अच्छी, है ना, या बच्चों को मोरल वैल्यूज़ की स्टोरी सुनाई जाती है, या हमारी महाभारत हो गई, रामायण हो गई, बुक लगती है ना, रामायण लगती है। अच्छा, रामायण क्यों लगाते हैं? क्या हम उनको रामायण पढ़ाना चाहते हैं? क्या हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं? नहीं, हम रामायण इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उसमें क्या दिखाया गया है? उसमें ये दिखाया गया है कि हर सिचुएशन में कैसे काम रहना है, ठीक है। राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम वाला करेक्टर बच्चों को सिखाने के लिए, उस तरह का बनाने के लिए कि आपको मर्यादा में रहना है ना। वो क्या था? मर्यादा ही तो है ना, कि हमें मर्यादा में रहना है, कि कोई भी काम करने से पहले वो हमेशा सम रहते थे। आपने देखा जब सीता जी समाज, सिर्फ इस बात से कि किसी ने उंगली उठाई उन्होंने त्याग कर दिया। त्याग इसलिए नहीं करा, खुद से उनको शक था, ईश्वर थे, उनको सब पता था, उन्हीं का रूप था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये सीख दी है कि हमें सोसाइटी में रहने के लिए, हमें समाज में रहने के लिए समाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अभी आप लोग, मैं पढ़ी लिखी हूं, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर फॉलो करो, मैं अलाउ नहीं करूंगी, क्लास से बाहर निकाल दूंगी, बिल्कुल निकाल दूंगी बाहर। क्यों निकाल दूंगी? दिस इज नॉट मोरली डन, है ना। बाहर के कल्चर में कुछ भी होता हो, लेकिन हमारा मोरल वैल्यूज ये नहीं कहती हैं कि आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो खुद को, ठीक है। समझ आ रही है? क्लासरूम में अगर यहाँ पे बहुत सारे बॉयज भी बैठे होते हैं और कोई ऐसा हुआ है, तभी एग्जांपल ऐसे बैठे हैं, तो मैं तो नहीं अलाउ करूंगी, गो आउटसाइड। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेबल। सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप ये, जैसे हमारी ये उर्फी जावेद भाई कैसे कपड़े पहन के, कुछ भी पहन के निकलती है, भाई सोसाइटी में रह रहे हो आप, समाज को क्या दे रहे हो? बीइंग अ सिटीजन हमारी कुछ ड्यूटीज हैं विच वी हैव टू फॉलो। तो इटर्नल, मोरल और स्पिरिचुअल, देखो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? किसी का बुरा नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है इंसान को इंसान समझो, इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताती है वो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, हमें बताती है कि क्या बोलते हैं, हमें छोटी छोटी बातें क्या सिखाई जाती है कि बेटा सभी अपने घर में देखो सिखाते होंगे, हम क्या बोलते हैं बच्चों को जब कुछ सिखाते हैं तो हम कहते हैं बेटा ऐसे नहीं करते। तो वो कोई चोरी कर ली, है ना, तो मैंने बच्चे को क्या सिखाया, मैंने कहा बेटा आप ये मैम को उठा के लाए हो, नहीं, वेरी रॉन्ग, आपको पता, तो मम्मा मैम ने नहीं देखा। मैंने क्या बोला कि मैम देख लेती तो फिर आपको पिटाई हो जाती, बोलती मम्मा मैम ने नहीं देखा। बच्चे यही जवाब देंगे। मैंने बोला बेटा अच्छा हमें मैम नहीं देख रही थी, पर पता है हमें कौन देख रहे थे? भगवान जी देख रहे थे, वो हमें हमेशा देखते रहते हैं। आप ये तो मानते हो कि कोई शक्ति है, मानते हो ना कोई शक्ति है?
यूनिवर्स में कोई ताकत तो है ना जिसकी वजह से बेटा हम वॉर्म में सरवाइव कर पाते हैं, हम सांस ले पाते हैं, हम ओवरऑल से फूड लेते हैं, हम बॉडी से कैसे बाहर आ जाते हैं, हम कैसे फर्दर डिवाइड होते हैं एक छोटे से एग सेल से, एक छोटे से स्पर्म से, एक सिंगल स्पर्म सेल से फर्टिलाइज्ड होकर के एक जाइगोट बन जाते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, फीटस बन जाते हैं, ठीक है, फिर न्यूबॉर्न हो जाते हैं, आप बाहर आके सांस लेते हैं। उस बच्चे को कुछ नहीं पता, लेकिन उस बच्चे को अपनी माँ पता है, कुछ नहीं पता, मम्मी जैसे ही ले लेगी ना चुप हो जाएगा। खुशबू तक बच्चा पहचानता है, बोलना नहीं जानता, शक्ल नहीं पहचानता। शक्ल क्या देखी थी उसने मम्मी की? नहीं, बट खुशबू पहचानता है। जैसे ही बच्चे के पास से उठ जाओगे रोना शुरू कर देगा। तो कुछ तो शक्ति है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें एजुकेशन सिखाती है। आज के समय में हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को यही नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। अब बिहार के कुछ स्कूलों में गीता भी पढ़ाई जा रही है। गीता पढ़ाने का, और मैं तो मानती हूँ महाभारत पढ़ाई गई। महाभारत क्यों पढ़ाई गई? अच्छा, रामायण तो इसलिए पढ़ाई गई कि हम अपने आचरण को अच्छा रखें, है ना, हम एक मर्यादा में रहें, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना। एक वरना वो ईश्वर है और वो एक छोटा सा मल्लाह बोलते हैं ना, जो नाव बना चलाता है, वो मल्लाह है ना। एक उसकी बात को लेकर के उन्होंने उसकी बात मान ली, और उसके लिए भगवान ने खुद को दिखाया कि मैं मतलब धरती भी समाई और सीता जी भी समा गई। उस समय भगवान राम क्या बहुत रो रहे थे? उस समय भी सम थे, दुख था, लेकिन ये सिखाया गया है हर परिस्थिति में सम रहना है। मोरल क्या, हम हर स्टोरी का कंक्लूजन देखते हैं ना, तो इस एपिक का क्या कंक्लूजन है कि हमें हमेशा कैसा रहना है? सम रहना है हर परिस्थिति में। ना जैसे अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। जरूरत से ज्यादा बोलना भी व्यर्थ है, जरूरत से ज्यादा बरसना भी व्यर्थ है, और चुप रहना भी व्यर्थ है। बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बक 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 करे जा रही हूँ, कोई सोचेगा पागल है ये, बेकार में लगी पड़ी है। बहुत चुप हूँ, पागल है क्या? बोल ले, बोल तो सही, क्या बात है? हम उससे ऐसे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए, पानी, अब हमें बारिश अच्छी लगती है, पर कब तक अच्छी लगती है? जब तक थोड़ी हो। जब पानी यहाँ तक भर जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा, घरों में घुस जाएगा तो अच्छा लगेगा, फ्लड ला देगा। और अति की भली धूप, कोई बीमार हो रहा है, चक्कर खा खा के गिर रहा है, ठीक है, वो भी नहीं अच्छा। तो मतलब अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, है ना। वही महाभारत हमें क्या सिखाती है कि वो चल रहा है बेटा, वही चल रहा है जो महाभारत हमें सिखा के गई है। लैंड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का नहीं होता, है ना। और उसमें क्या बताया गया है कि अगर आप लोग मिल के नहीं रहेंगे, फैमिली मिल के नहीं रहेगी, तो तोड़ दिए जाओगे, डिस्ट्रक्शंस होंगे। और ऐसा होता है बेटा। उससे अगर हमने सीख ले ली उस महाभारत एपिक से, तो क्या सीख लेनी चाहिए? सीख लेनी चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें यहीं रह जानी है, हमें मिल बांट के रहना है, लड़ाइयाँ नहीं करनी है, ठीक है, लड़ाइयाँ नहीं करनी, मारना नहीं है अपनों को, और बख्शना भी नहीं है यदि कोई ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाए। और जो गीता स्टार्ट करी गई है, गीता में तो बहुत सारे उपदेश है बेटा। गीता के कैसे उपदेश हैं कि अभी तो वो बहुत वायरल हो रही है कि मन, मेरे को याद नहीं है श्लोक, देखो, लेकिन बहुत, तो ये सब क्या है? मोरल वैल्यूज़ हैं। हमें जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं ना, कहानी की किताबें लगाई जाती हैं, पंचतंत्र की स्टोरियाँ होती हैं, और सारी चीज़ें, तो ये सब इसीलिए डीएवी में तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लगाई गई हैं। डीएवी मतलब इज़ वेरी गुड, ठीक है। लेकिन हर जगह क्या बताया जाता है कि इंसान को इंसान समझो, इंसानियत का। तो ये बुक्स इसीलिए, इनका रोल ये होता है, ठीक है, एक्सेसिबल। तो एजुकेशन इटरनल वैल्यूज को स्टेबलाइज करती है, इंक्रीजिंग द एरियाज ऑफ नॉलेज। ऑब्वियस सी बात है, हमारे एरियाज को, साइंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ से सीख रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सीख रहे हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो सीख रहे हैं, लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं तो सीख रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो अब मैं ऐसे तो नहीं बोल रही पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे लैंग्वेज हैं, ऐसे तो नहीं बोला मैंने। इजी होगा तुम्हारे लिए समझना। और पढ़ रहा हूँ ऐसे बोलूँ, मैं उल्टा सीधा बोलने लग जाऊँ
तो कैसे पता चलेगा? व्याकरण है, हमने व्याकरण सीखी है, तभी तो हम अपनी बात को प्रिटेंड कर पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं, शो कर पाते हैं, है ना। कुछ भी अपने विचारों को दिखाना, खुद वैसे अपने आप को वैसे प्रिटेंड करना, लैंग्वेज सीख के, इंग्लिश पे कमांड है तो इंग्लिश को बोल पाना, है ना। लैंग्वेजेस इसलिए होती है ना कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। राइटिंग सेक्शन किस लिए होता है इंग्लिश में? राइटिंग सेक्शन इसलिए, और आपको मार्क्स भी मिलते हैं। अब मैंने लिख दिया, किसी बात को डिफाइन करना है, मैंने उस बात को लिख तो दिया, लेकिन किसी को 5 में से 5 मिले हैं और किसी को 5 में से 2 मिले हैं। वो क्यों मिले? कि हमने उस बात को कैसे बताया। जैसे छोटे बच्चे एक फेस्टिवल के बारे में लिखते हैं, तो एक बच्चे ने तो लिख दिया कि होली क्या है, ठीक है, होली। एक बच्चे ने लिख दिया कि जी होली ना फरवरी या मार्च में मनाई जाती है और होली पे रंग खेलते हैं और एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे फोड़ते हैं और हम ये करते हैं वो करते हैं। एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया। और एक बच्चे ने लिखा कि होली रंगों का त्योहार है। यह कब मनाई जाती है? दिवाली। फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है होली, ठीक है। होली से एक दिन पहले छोटी होली मनाई जाती है, जिस दिन होलिका दहन होता है। होलिका दहन के पीछे की कहानी, ठीक है, कि हिरण्यकश्यप वाली बात, तो वो ये त्योहार अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और हम मन के गिले शिकवे मिटा करके एक दूसरों को रंग लगाते हैं, पर यहीं कहीं लोग गलत भी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। गुब्बारे भी नहीं मारने चाहिए, पानी वो रंग लगाना, गुलाल से होली खेलने का प्रतीक है कि हम एक दूसरे के रंग में रंग गए हैं। इस त्योहार की स्पेशल मिठाई गुजिया होती है। एक बच्चा ने ये लिखा, तो किसको नंबर मिलेंगे? सेकंड वाले को क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसने हर एक फैक्ट को रिप्रेजेंट किया। तो लैंग्वेज हमें क्या सिखाती है? एरियाज ऑफ, मतलब कोई भी एजुकेशन हमें क्या सिखाती है? हमारी एरियाज ऑफ नॉलेज को एक्सपैंड करती है। फिर बच्चे का वो काटा, उसको बताया कि बेटा ऐसे लिखना है, ये करना है, ऐसे। जो ईवीएस का 3rd 4th क्लास में चैप्टर होता है, उसमें हम उनको सारे धर्मों के त्योहार के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमने उनको बताया होली, दिवाली, गुरुपूर्ब, ईद, बैसाखी, ठीक है, और क्रिसमस, पोंगल, ओणम, ये सारे त्योहार पढ़ा देते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कि इतना इतना तो पता होगा। हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वो मस्जिद में पूजा करने जाते हैं, वो क्रिश्चियन वहाँ पे पूजा करने जाते हैं, वो गुरुद्वारे जाते हैं, सबके होली प्लेसेस बता दिए। तो ये बच्चे को पूरी नॉलेज दे दी गई ना, तो एरियाज ऑफ नॉलेज को इंक्रीज करता है। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे कंसेप्ट ले लो। पहले हमने बच्चों को छोटी सी बात बता दी कि बेटा ये एक एटम है, ठीक है, मैं एक मैटर हूँ, आप एक मैटर हो, यहाँ पे एयर है। फिर मैंने इस एयर के यूजेस बता दिए, मैंने बता दिया एयर मीडियम है, सब कुछ बता दिया, है ना। धीरे 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 जब वो पढ़ चुका होता है तो एक बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो सबको पता होते हैं। अभी मैं यहाँ पर डिवीजन के रूल पूछ लूँ, चेक ऑफ डिविजिबिलिटी पूछ लूँ, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पूछ लूँ, याद नहीं होगा, लेकिन पढ़ा तो सबने होगा। एक ग्रेड मान के चलते, तभी तो हम ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। हम मान के चलते हैं ना, इस बच्चे को इतना आता होगा, उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या मैं पर्सनली पूछने जाती हूँ, बेटा तेरे को डिविजिबिलिटी रूल आते हैं, तेरे को फ्रैक्शन मल्टीपल, फैक्टर्स मल्टीपल आते हैं, ऐसे तो नहीं पूछने जाती। तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट दे देंगे ना हम तुम्हें, ठीक है ना, देंगे ना। तो ये सब चीजें क्या होती है? एरियाज ऑफ नॉलेज को एजुकेशन बढ़ाती है। इवेल्युएशन ऑफ सोशल चेंज। अब सोशल चेंज में जो इवैल्यूएशन हुआ है, जो हम यहाँ पे खड़े होकर स्पीच दे रहे होते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये मेरा राइट है, ये है, वो है, ये इवैल्यूएट तो किया अपनी सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को इवैल्यूएट किया। एक जगह मैं गई, मैंने वहाँ पे देखा कि भाई यहाँ के लोग तो ना लड़कियों को बहुत वो कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे जाके बोल रही हूँ नहीं, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो। सोशल चेंज को इवैल्यूएट किया कि उन्होंने नहीं किया है चेंज, बोलने लायक बनी। इवैल्यूएशन करना सिखाते हैं कि सोसाइटी में जो चेंजेस हो चुके हैं वो हमें मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, हमें हमारे अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हमें कैसे पता चला कि ये हमारा अधिकार है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें कैसे पता चले हैं कि कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता,
है ना। मुझे पता है ना कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है। अभी मुझे कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट बोल पाऊंगी ना। पहले पहले तो नहीं बोल पाते थे। पहले तो हमें लगता था कि जब तक हम, चलो हमने फंडामेंट, लेकिन सोसाइटी में चेंजेस नहीं आए थे ना। तो इवैल्यूएशन, एजुकेशन एक्सिलरेट सोशल चेंज। ऑब्वियस सी बात है, एक्सिलरेशन का मतलब होता है किसी की वेलोसिटी बढ़ा देना, ठीक है, किसी चीज़ की वेलोसिटी, गति बढ़ा देना एक्सिलरेशन होता है। तो सोशल चेंज की गति इससे ने ही बढ़ाई है। धीरे 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 आज लड़कियां पायलट हैं, बहुत सारी मूवीज बनी हैं। मेरी छोरियां छोरों से कम हैं के मंगल, वहां पे भी लड़वा दिया, ठीक है, नहीं मानते थे। आज मैंने खुद देखा है, आज का मतलब अब मैं खुद देखती हूँ कि लड़कियां, मतलब जो घरों की औरतें हैं वो वेंडर्स की तरह क्या बेच रही हैं, सब्जी बेच रही हैं, ई रिक्शा चला रही हैं, ठीक है, या राइड वाली कार चला रही हैं। क्यों चला रही हैं? ठीक है, उनकी एजुकेशन हो सकता है उस बेस पे ना, उन्हें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, घर के मर्द उस काबिल नहीं है या करते नहीं हैं, वो घर से निकल करके आई हैं। पहले हम कोई चाय का स्टॉल या कुछ ऐसे बेचने वाला नहीं लगा सकते थे, हमें लगता था घर की औरतें ऐसे जाएगी वो। आज सब करते हैं। वो कैसे कैसे नाम आते हैं ना कि वो भेलपुरी वाली, वो MBA वाली, ये वाली है ना, जो भी है। तो क्यों बना रखा है आजकल? अभी मैं मोमोज लगा लूँ, कोई नहीं कहेगा कि क्यों लगाए हैं मोमोज, ठीक है ना। क्यों? कैलकुलेशन कर ली। कितनी सारी मीम्स और रील्स बनी हुई हैं कि पहले वो पूछता है जी कितने के मोमोज हैं, फिर वो बताता है कि अच्छा दिन का 50,000, महीने का तो ठीक है ना, दिन का, अच्छा दिन का 50,000, फिर मतलब दिखा देते हैं भाई साहब मेरे को भी रख लो। तो और एक बात बताऊं बेटा, हम अगर कैलकुलेट करते हैं ना, सच में ये कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। आपको अपने लेबर के बारे में, लेबर कोड के बारे में नहीं पता। 8 घंटा काम कराने का वेज कम से कम 15,000 है, कम से कम, अगर हम वैसा कोई काम कराते हैं, और हार्ड काम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक ये जो नॉर्मल से शिकंजी बेचते हैं ना, 5, 10 और 15 रुपए वाले, ये भी महीने का 30-35 हज़ार कमाते हैं, जिसमें से घटा भी देंगे तो उनके पास 20-25 आराम से बचता है। तो मोमोज वाले की तो कितनी होगी। तो ये एजुकेशन हमें क्या सिखाती है? एक सोशल चेंज सिखाती है, काम करने के तरीके, और सोसाइटी में जो चेंज है ना उनको स्पीडली एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, सही बातों को एक्सेलरेट कर रही है, मोटिवेट कर रही है उनको आगे बढ़ने के लिए। लीडरशिप रोल इन सोशल चेंज, ठीक है। अब लीडरशिप का रोल जो है वो सोशल चेंज में कैसे है, एक सेकेंड बेटा। हाँ बेटा बोलो। खारगी, आई एम इन द क्लास बेटा, आई एम इन द क्लास, यू नो ना कि 11 बजे ओवर होएगी। हाँ बेटा राइट, हाँ बेटा ओके मम्मा बाय। कह रही है ओके बेटा मेरी बेटी। तो एजुकेशन, लीडरशिप रोल इन सोशल चेंज। चलो इसका फ़ोन आ गया, इसी पे बता देती हूँ बेटा। जो आपका लीडरशिप की क्वालिटी है ना, अच्छा हमें मॉनिटर बनाया जाता है, बनाया जाता है। मेरी बेटी ना बेस्ट ओरेटर का अवार्ड जीत चुकी है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशंस कर चुकी है। जापान के न्यूज़ चैनल पे उसकी फ़ोटो वगैरह वो भी आई थी। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि आप सपोज़ आप जापानीज़ हो, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, आपके टीचर हैं, मेरे टीचर हैं, मीटिंग हो रही है और हम अपने कल्चर को शेयर कर रहे हैं, हम किसी टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं,
हम प्रेजेंट थीम के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमें असाइन की गई हुई है थीम, उसके बारे में। तो इंटरेक्शन हो रहा है, तो दे आर जजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। आपको पता है बेटा, मैंने खुद उनकी प्रेजेंट जापान के साथ देखी है, और पता नहीं और चाइना के साथ देखी है, और एक दो कंट्री के साथ मैंने देखी है प्रेजेंटेशन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वहाँ के बच्चे ना हमारे बच्चों की तरह इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि वी आर फोकसिंग मोर ऑन द इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। वेदर दे आर फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग, दे हमारे जो 5th तक के प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है, वो किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में यही बात की हुई है, दे शुड बी गिवन इन द मदर टंग, है ना, मदर टंग। अगर एक बच्चा अपनी राजस्थान से उठ करके आया है और उसको हिंदी बोलने में तकलीफ है, चलो राजस्थानी वाला छोड़ दो, तमिलनाडु वाले बच्चे पे चलते हैं, उसकी तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। उसको हिंदी बोलने में तकलीफ है, तो उसको हिंदी की भाषा में पढ़ाऊंगी तो पहले मुझे हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, उसे समय उसमें जाएगा, ठीक है। या मैं उसकी भाषा में पढ़ा दूं तो वो जल्दी समझ पाएगा। हम जब छोटे छोटे बच्चे हमारे क्लासरूम में आते हैं तो हम पहले पता है क्या बोलते हैं, सिट डाउन बेटा। पहले बच्चों ने बोला गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन ऑल ऑफ यू, बैठ जाओ। ये बैठ जाओ क्यों बोला? ताकि उन वो रिलेट कर पाए कि सिट डाउन का मतलब है बैठ जाओ, है ना, सिट डाउन का मतलब है बैठ जाओ, ठीक है। तो टीचर जब भी छोटे बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो जो इंग्लिश की टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एट द बिगनिंग लेवल, वो बच्चों को क्लियर आउट करके चलती हैं, ठीक है। तब किसी के घर में कोई छोटा बच्चा होगा ना, तो घर पे आके तुम्हें बताते रहेंगे कि मम्मा इसको ना ऐसे बोलते हैं, दीदी बहन कुछ भी, जो बुआ जो भी लगते हो तुम, ऐसे बोलते हैं, ऐसे आ करके तुम्हें बताएंगे बच्चे, बताते होंगे। किसी का कोई एक्सपीरियंस देखा है किसी छोटे बच्चों को आसपास, भाभी का, भाई का? हाँ, मेरा नेफ्यू है, वो आके बताता है, अगर उससे कुछ बोला जाता है ना, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे प्रिटी नहीं बोलते, ब्यूटीफुल बोलते हैं, या कुछ ऐसे में एक्सप्लेनेशन देता है, इसको प्रिटी बोलेंगे, इसको ब्यूटीफुल बोलेंगे। ये डिफरेंसेस कौन सिखाता है? अभी आप उस बच्चे को यूं बोल देना, बेटा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तभी टोक देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं तो ब्यूटीफुल नहीं हूं, मैं तो क्या हूं, हैंडसम हूं, ठीक है ना। बच्चों को एक छोटी अच्छा आप ऐसे बच्चों के पास ना ये बोल के देखना, जैसे ऐसे बोलना प्रोनाउंसिएशन, बच्चा खुद ही आपको टोक देगा, अम्मा प्रोनाउंसिएशन होता है। अब मैं तो फिर भी इतनी अपडेटेड हूँ, कभी मेरी टंग स्लिप हो जाए तो मेरे बच्चे ओहो मम्मा, तो मैं कहूँगी हाँ ठीक है हम ऐसे ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि हाँ टंग स्लिप हुई है, लेकिन वो एक क्या होता है कि हमें मतलब बच्चे को नॉलेज कहाँ से मिली है ये बात की। जब एक ओरेटर होता है, ओरेटर कौन होता है? जो एक स्टेज पे जाके आपको होस्ट कर सके, जो आप सबसे बात कर सके, तो ओरेटर। हम बच्चे को प्लेटफॉर्म देते हैं ना। अब क्यों अब बेस्ट ओरेटर बने? इतनी छोटे सा बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा है प्ले टाइम का, उसको हमने खड़ा कर दिया, जा भाई किरण बेदी बननी है तू, और तू बोल कर क्या, वो बोल करके आई है, उसे खड़ा होना सिखाया, तब से उसके पीछे पड़े हुए पीछे पड़े हुए। अब हमें जरूरत ही नहीं है, अब हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेटा इतनी सारी पूरी मतलब सबके आगे खड़े होके बोलना इज द डिफरेंट थिंग, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस सब कुछ एजुकेशन और उसके पीयर ग्रुप, उसके स्कूल के एनवायरनमेंट की वजह से आया है, उसके स्कूल के एनवायरनमेंट की वजह से आया है। क्यों? क्योंकि स्कूल में उसको वो प्लेटफॉर्म मिला है। तो वही कहा जा रहा है कि एजुकेशन एक सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाती है, ठीक है। आपको हम अभी आप में से कुछ बच्चे, अब जैसे आप टीचिंग लाइन में आ गए, जो जितना मेहनत करेगा ना वो एक अलग तरीके, कभी मैं भी यहीं बैठी रही होंगी, शुरू से तो टीचर नहीं पैदा हुई थी, मैं भी कभी यहीं बैठी रही होंगी। यहाँ तक पहुँचने की जर्नी
सब कुछ याद रख पाने की जर्नी, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाने की, फुल दे पाने की जर्नी, ये सब एक सिंसियरिटी पे रहा होगा। एक चेंज मेरे अंदर भी आया। क्या मैं खुद को पहले वाली से और अब वाली से कंपेयर करूंगी तो क्या मुझ में अब तक कोई चेंज नहीं आया होगा, या तुम कंपेयर करोगे तो तुम में नहीं चेंज आया होगा। तो ये सब किसकी वजह से आया? एजुकेशन की वजह से आया। एक छोटा सा बच्चा कैसा होता है और एक बड़ा बच्चा होने के बाद कैसा हो जाता है। एजुकेशन पीपल को मेंटली प्रिपेयर करती है कि सोशल, हम मानने को रेडी होते हैं। आजकल हमारी सोसाइटी बहुत सारी बातें मानने लगी है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, पहले हमारे यहाँ पे मनपसंद की शादियां करना बड़ा ही अजीब सा हुआ करता था, इंटरकास्ट भी बहुत अजीब हुआ करता था, ठीक है। आज की डेट में अब सब ये मान चुके हैं सोसाइटी में कि ये चेंज आ चुका है कि भाई ठीक है करते हैं, इंडिविजुअलिटी को मानने लगे हैं, है ना। कि क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स माइंड्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू रिमूव कॉम्प्लेक्स माइंड ऑफ पीपल विच हार्म इन देयर प्रोग्रेस, है ना। कई फिर क्या होता था, छोड़ के चले गए, उनके प्रोग्रेस में सारा दिमाग तो वहीं चला गया, प्रोग्रेस क्या खाक होगी, परिवार टूट गए, एक्सेप्ट करने लगा, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग थी ऐसी, वो अब ठीक हो गई। स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं एनवायरनमेंट का कि सोशल चेंज एक एक्सेप्टेबल हो, सबके लिए सब एक्सेप्ट कर ले उसको, है ना। धीरे धीरे हमारी एजुकेशन को एक्सेप्ट किया गया, हमारी वियरिंग को एक्सेप्ट किया गया, हमारे रहने को पहले चाहे घूंघट मान लो, चाहे और कुछ मान लो, किसी भी कम्युनिटी का सब कुछ, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हिट आउट नहीं कर रही, लेकिन कुछ ना कुछ एजुकेशन, जो एजुकेटेड हैं उनकी फैमिली में चेंज आ चुके हैं, जो वैसे के वैसे हैं उनकी फैमिली वैसी पड़ी हुई है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों चाहे वो हिंदू, ठीक है। सब अगर जिसकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया, राजस्थानी फैमिली में आज भी कई लोग इतने लंबे लंबे घूंघट करके घूमते रहते हैं, और जिनकी फैमिली मान गई वो रह रहे हैं सही से, ठीक है ना। सारे मैंने भी मुस्लिम्स को बुर्का पहने हुए देखा है, वहीं स्टार्स की फैमिली देख लो, अब उर्फी जैसे कपड़े पहनती है, ऐसे अलाउड है क्या उनके? हैं वो किसी गॉड में बिलीव नहीं करते, एथिस्ट है तो पागल है। देखो बेटा, आप क्या मान रहे हो क्या नहीं मान रहे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको छूट दे दी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और इससे ज़्यादा छूट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नॉर्थ कोरिया चले जाओ, वो भाई कहता है मैं मेरी जय करो नहीं तो मर जाओ, ठीक है। क्या नाम है उसका, जोंग, किम जोंग, ठीक है, वो ऐसा कहता है, ठीक। जबरदस्ती कोई बुराई नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम चाहे मोदी को गाली बको, ठीक है, बकते हैं, हाँ खुला बकते हैं हम तो सोशल ठीक है, कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। योगी जी को गाली बको, किसी को भी बको, तुम्हारी खुद की छूट है, ठीक है। तो इतना सब कुछ क्यों हो पा रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मिली हुई है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से बोल पा रहे। एजुकेशन प्रोवाइड्स नेसेसरी ट्रेनिंग इन स्किल्स, स्किल्स वाली बात मैंने आपको बता दी, हम स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं। कंप्यूटर सीखते हैं, स्किल है, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुकिंग ये सब सीखते हैं, ये भी एक स्किल है। एग्रीकल्चर सीखते हैं, ये भी एक स्किल है। ये सारे स्किल्स कहाँ से आते हैं, ऑक्यूपेशन के एजुकेशन से आते हैं। प्रोड्यूस इन रिक्वायर्ड कंपोनेंट पर्सनल फॉर हैंडलिंग द डिफरेंट स्पेशलाइज्ड जॉब्स एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज, बिजनेस, एजुकेशन इन रिसर्च, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर सेकेंडरी एसोसिएशंस, ये सब कुछ एजुकेशन। 10th के बाद सब अपनी अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई अकाउंटेंट बन जाता है, कोई इकोनॉमी चला रहा है, कोई बैंक चला रहा है, कोई लोगों को ठीक कर रहा है, कोई तुम्हारे लिए लड़ रहा है, कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, कोई। हम क्या अकेले सब कुछ कर सकते हैं? फिर तो बस एक टमाटर ही उगाते रह जाएंगे। सबसे थैंकफुल तो हमें फार्मर का होना चाहिए कि वो हमें खाने को दे रहा है, तभी हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। एजुकेशन चेंजेस द वैल्यू ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल एंड क्रिएट्स इन देम द अर्ज ऑफ नेसेसरी मोटिवेशन। जो ज़रूरत है मोटिवेशन की, वो एजुकेशन की वजह से आती है। ये जब तक हम स्कूल में होते हैं ना, तो हमें सारी लाइफ बस आगे पीछे पढ़ना और जीतना और यही सब दिखता रहता है।
उसके बाद तो बाद की जंग पता चलती है कि और लाइफ कैसी होती है, ठीक है। अच्छा ये सुन लो, फटाफट सुन लो, ठीक है। हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट डेमोक्रेटाइजेशन, सेकुलरिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है। ये क्या बताती है बेटा? डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है, इंटीग्रेशन को, सेकुलरिज्म को। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, किसी भी धर्म के पक्ष में अभी तक नहीं है कि यही धर्म है, ठीक है। और इंटीग्रेशन, एकाकृत करने के लिए लोगों को, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये सोशलाइजेशन के लिए, एलिमिनेट करती है सुपरस्टिशन को, है ना, अंधविश्वासों को, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज पे वर्क करती है एजुकेशन। इग्नोरेंस, ठीक है, बैकवर्डनेस, ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों को इग्नोर करती है ना। एजुकेशन सोसाइटी को के जो जितने भी कल्चरल इम्बैलेंसेस होती हैं उनको बैलेंस करती है। एजुकेशन यंगर जनरेशन की क्रिएशन है, ठीक है। यंगर जनरेशन जो बन रही है उनकी क्रिएशन एजुकेशन है। कहते हैं ना ये हमारे देश का भविष्य है, वो भविष्य बनाने वाली एजुकेशन है, ठीक है। ये associated education was associated with religion, it has however become an secular today, ठीक है। कि ये क्या हो गई है, किससे एसोसिएट है, रिलीजन से है, रिलीजन लेकिन सेकुलर है। फिर भी ये किसी एक की बात नहीं करती, बस ये सबको थीम आउट करती है कि भाई हम इस किन चीज़ों से क्या सीख रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ें